आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूजर नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, जुलाई मंथ की ये 3rd वीडियो है। इससे पहले जो 2 पार्ट्स आए थे उसमें हम लोग पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, ये 4 सेक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 3rd वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनवायरनमेंट एंड उसके बाद आएगा हमारा कल्चर। इसके बाद एक लास्ट वीडियो और रह जाएगी। उस लास्ट वीडियो में हम लोग अपना सोशल इश्यूज़, साइंस एंड टेक और ये जो स्कीम्स इन न्यूज़ था, इन 3 टॉपिक्स को कवर करके जुलाई मंथ को कंप्लीट कर देंगे। नीचे एक पिन कमेंट में आप लोगों को टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। तो टाइम स्टैम्प का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको टॉपिक स्किप करना हो, फॉर एग्जांपल आपको ये ब्लू इकोनॉमी का टॉपिक आता है, यू कैन विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प आप जंप करके नेक्स्ट टॉपिक पे आगे जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहाँ पर है। जब मैं 4 वीडियोस अपलोड कर दूंगा तो उसकी 4th वीडियो अपलोड होते ही टेलीग्राम चैनल पर मैं ये हाईलाइटेड पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट सेक्शन। The very first topic that we will be covering in environment is 5.1 Biological Diversity Amendment Bill 2023। Recently पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया था। ये अमेंडमेंट किया गया था। तो इसके लिए हम लोगों को काफ़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें UNCBD देखना पड़ेगा, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या है, इस बिल की क्या इंपॉर्टेंस थी, इस बिल के कारण क्या बदलाव किए गए अमेंडमेंट्स में, इस बिल में इश्यूज़ क्या चल रहे थे, और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग भी जानेंगे हम लोग। सो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक और हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये CBD क्या है। तो सेक्रेटेरिएट इसके मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। UN का एक कन्वेंशन है जहाँ पर हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। ये लीगली बाइंडिंग एक ट्रीटी है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। उसके अलावा 196 पार्टीज़ हैं। इसके ना 3 एग्रीमेंट्स है, जैसे नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजना प्रोटोकॉल और नगोया कुआलालंपुर वाला। इंडिया ने इन तीनों को रेटिफाई किया हुआ है। देखो इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना प्रीलिम्स के एग्जाम में स्टेटमेंट बन के आ जाती हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर देम। एक्चुअल में तो इस कन्वेंशन का काम क्या होता है ना, हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना उसको सेव करना, उसका सस्टेनेबल तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाना, एंड फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग। ये शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। द टर्म इज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं। अब जेनेटिक रिसोर्सेज क्या, फॉर एग्जांपल कि कोई पेड़ हो गया, जैसे तुलसी है, अभी मेरी नज़र के सामने तुलसी का पौधा रखा है तो मुझे वही एग्जांपल में आया। फॉर एग्जांपल तुलसी का पौधा है, अब इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उसके अपने कुछ फीचर्स होते हैं, उसके कुछ जेनेटिक रिसोर्सेज भी होते हैं, जेनेटिक क्वालिटीज़ होती हैं, राइट। उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल तुलसी एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो की जाती है, ठीक है, तो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट भी करती है और उसको भी वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो अगर आप तुलसी ग्रो करते हो, ठीक है, और आप तुलसी से बेनिफिट लेते हो, तो इसके बेनिफिट को आप कहाँ कहाँ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है ना। उस लोगों के बीच, उस रहने वाले देश के लोगों के बीच, ठीक है, जिसने उसको ग्रो किया उसके बीच, जिसने उसको यूज़ किया, उसके कुछ प्रोडक्ट बनाए हेल्थ एंड वेलनेस के लिए, तो कहाँ कहाँ पर यूज़र और प्रोवाइडर उसका इक्वल तरीके से शेयरिंग करेंगे, किस किस को एक्सेस मिल पाएगा, किस किस को बेनिफिट मिल पाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग में। When we talk about this act, तो सबसे अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल जो एक्ट है 2002 का वो क्या था। तो UNCBD का जो कन्वेंशन था ना वो 1992 का था, जो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि हर एक कंट्री के पास ना अपना अपना एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक्ट होना चाहिए, जिसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, बट ये टर्म बाद में आया था। तो उसके दौरान 1992 के 10 साल बाद हम लोगों ने इंडिया में एक एक्ट बनाया जिसका नाम रखा था हम लोगों ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और ये आया था ईयर 2002 में। तो एम क्या था, अगेन वही, वी हैव टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना सबका हम लोग सस्टेनेबल तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, और उसके बाद लोकल लेवल पर हम लोगों ने कुछ बॉडीज सेटअप की थी। जैसे नेशनल लेवल पर हम लोगों ने बनाया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी
अथॉरिटी, स्टेट लेवल पर हमने बनाया था स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, लोकल लेवल पर हम लोगों ने बनाया था बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़। इनका बनना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यही होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर सारे प्रोविजंस को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। इस बिल से फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ना, उनके कल्टीवेशन का ना बड़ा प्रेशर रहता है, इनको उगाओ, इनको मार्केट में बेचो, बहुत पैसा कमाओ। तो उन प्लांट्स के ऊपर भी ना अपने आप में बहुत प्रेशर होता है, उस प्रेशर को कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट। फिर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के मैकेनिज्म्स होते हैं जहाँ पर रिसर्च करना, है ना, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उनको पेटेंट करवाना, फिर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में लेके आना, ये सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं इस तरह के बिल से। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो 2002 वाला एक्ट था उसमें और ये जो अमेंडमेंट लाया गया था 2023 का, इसमें क्या बदलाव किए गए थे। एक्सटेंशन ऑफ एग्जेम्पशंस, ठीक है। पहले क्या होता था ना, किसी भी तरह का कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स होगा ना, उसको अगर आपको एक्सेस करना होगा ना, तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे अप्रूवल लोगे? जो भी उस चीज़ को रेगुलेट करने की अथॉरिटी होगी। अब क्या बदलाव कर दिया गया था, उन्होंने कहा ये जो आयुष के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, लोकल पीपल और कम्युनिटीज़, उस एरिया में रहने वाले, ठीक है, उसमें जो उस पर्टिकुलर चीज़ को ग्रो करते हैं वो, उसके कल्टीवेशन करते हैं वो, ठीक है, इनको अपने स्टेट के जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड रहते हैं ना, उसको कोई उसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किस लिए परमिशन नहीं लेनी? अगर इनको कमर्शियल इसका यूज़ करना हो तो, यानी कि इसका व्यवसाय वगैरह करना हो, उसको बेचना हो तो पहले लेना पड़ता था। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी कर दिया ना। सेकंड था अप्रूवल फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर के लिए। तो उस एक्ट में 2002 में कहा गया था कि अगर आपको इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए होगा ना, तो आपको एनबीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी क्या कहा उन्होंने कि आपको उसकी एप्लीकेशन के लिए अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, पर उसकी ग्रांट जो मिलेगी ना, बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ द आईपीआर, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया था। यानी कि इस चीज़ में भी आपको थोड़ी सी छूट दे दी गई है। बेनिफिट शेयरिंग हम लोगों ने समझ लिया होता क्या है बेनिफिट शेयरिंग। तो एक्ट में पहले कहा गया था कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वगैरह होंगे ना, उसकी जो भी शेयरिंग वगैरह होगी वो उस लोकल कम्युनिटीज़ के साथ होगी। अब इस बिल ने क्या कर दिया है कि जो कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, उसको एग्जामिशन दे दी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है शेयर करने की, जो चीज़ कॉडिफाइड होगी। तो थोड़ा सा चीज़ों को सिक्योर किया है। ऑफेंसेस पेनल्टीज़ वगैरह थी, पहले 5 साल तक की सज़ा हो सकती थी और फाइन भी हो सकता था। अभी क्या किया है कि कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, और जो पेनल्टी होती है ना, खास करके 1 लाख से 50 लाख की, उनके ऊपर काम किया गया है। फिर उन्होंने कहा था कि एडिशनल पेनल्टी जो लगती थी अप टू 1 करोड़ तक की, उसको कंटिन्यू किया गया है। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी इसकी फाइन वगैरह लगाएगा ना, उस पर्सन की पोजीशन जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर तक होनी चाहिए। एनबीए को एक्सपेंड किया गया था। पहले इसमें 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स थे, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब इसमें 16 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट से, 5 नॉन ऑफिशियल हैं, 1 मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी गई है, फाइन वगैरह को थोड़ा और ज़्यादा रेशनलाइज किया गया है, एंड एग्जाम्शन दिया गया है बेनिफिट शेयरिंग का पहले से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को थोड़ा और ईजी किया गया है और एग्जाम्शन दे दिया गया काफ़ी लोगों को इस पर, यूटिलिटी के लिए भी, कमर्शियल यूटिलिटी के लिए। ये कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं, पर कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। ये जो कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, हम लोगों को इसकी डेफिनेशन पे समझना पड़ेगा, क्योंकि जो सीबीडी का कन्वेंशन था ना, नगोया और कार्टेजना, उन्होंने तो इस टर्म को डिफाइन ही नहीं किया है। तो अब आप क्या बोलोगे कि कौन सी चीज़ है जिसकी ट्रेडिशनल नॉलेज कोडिफाइड है? कोडिफाइड का मतलब जैसे कि जैसे हल्दी वाला दूध होता है, आप लोगों ने पिया होगा, ठीक है। तो हल्दी वाला दूध जो होता है ना, बहुत ज़्यादा उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ा यूज़फुल होता है, एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन क्या कहीं पर इसकी जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्या वो कहीं पर डॉक्यूमेंटेड है? जैसे कि ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है कहाँ पर? हमारे आयुर्वेदा में तो ये मेंशन्ड है। अब आयुर्वेदा में ये चेक करना पड़ेगा कि आयुर्वेदा की कौन सा बुक है जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा सर्टिफाइड है, उसमें अगर ये मेंशन होगी तो उसको मानेंगे, ठीक है। लेकिन वही बात है, वो फिर नगोया और कार्टेजना के अंदर मेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बिल में, यही इशू चल रहा है। फिर लोकल कम्युनिटीज़ को जो बेनिफिट शेयरिंग होगी ना, उसमें उनका कह सकते हो कि उनके रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है ना, उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब भी कोई इस चीज़ पे एग्रीमेंट लेना होगा ना, कि कितना बेनिफिट शेयर करना होगा, भाई आप उस एरिया से कोई चीज़ लेके जाते हो, आप उनको, आपने वहाँ से एक चीज़ को 100 रुपये में खरीदा, आपने मार्केट में जाकर उसको 1 लाख में बेच दिया, ठीक है। गाँव के लोगों को आपने बोला कि अरे तुम्हारे यहाँ तुलसी का पेड़ होता है, तो मुझे दे दो 100 रुपये का, उसने दे दिया, आपने उससे बेनिफिट से 1 लाख रुपये कमाए, आप किसी दूसरी कंट्री में चले गए, आपने उसके 4 तरह की तारीफ़ें की, ये तो हर्ब है, फलाना है, ऑर्गेनिक है, ये है, वो है, आपने रिसर्च दिखा दी। आपकी बेनिफिट शेयरिंग कैसे कर रहे हो इन लोकल लोगों के साथ? तो इसमें इन लोकल लोगों का ना कहना बहुत कम है, इनकी रिप्रेजेंटेशन से ही बहुत कम है। फिर उन्होंने कहा कि पेनल्टीज़ को लेकर के ना बहुत सारे लेजिस्लेटिव गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी हमको। हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए सिर्फ यही एक वायलेंट वो ऑफेंस होने वाला है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं
वो प्रायर अप्रूवल का जो कॉन्सेप्ट था उसको इवेड करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि बहुत सारे आयुष के जो फर्म्स हैं, अब आयुष मिनिस्ट्री का आप लोगों को पता ही होना चाहिए, इट्स अ वेरी पॉपुलर मिनिस्ट्री। तो उन्होंने कहा था कि इसमें ना बहुत सारे जो फर्म्स हैं ना वो एज ए प्रैक्टिशनर्स की तरह रजिस्टर्ड हैं, तो इनको तो एग्जाम्शन मिल गया, ठीक है। तो यानी कि आपने बहुत बड़े एक मेजर चंक को दे दिया एग्जाम्शन। फिर बहुत सारी कंपनीज होती हैं फॉरेन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनको भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किससे, एनबीए से परमिशन। तो ये जो एग्जाम्शन दे दिया गया है ना यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर, इसके ऊपर भी डाउट किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, पहले चीज़ें रेगुलेट होती थी। तो विल सी इसका फ्यूचर में क्या आउटकम निकल के आता है। दिस वॉज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। इस टॉपिक के अंदर दिस सेक्शन इज़ फॉर प्रीलिम्स, एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स। ये जो कंपैरिजन है दोनों बिल्स का, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द मेंस, इसको मत स्किप कीजिएगा। बाकी अगेन ये तो डेफिनेशन प्रीलिम्स में काम आ सकती है, इश्यूज आपको पता ही है मेंस में काम आएंगे। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, जीएनसीटीडी का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ एनजीओज को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सीबीआई वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, विपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स से जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यूपीएससी सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा। स्टैटिक भी है,
एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था। इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम। बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1 2 3 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज में से, एंड देन यू कैन यूज देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज हैं। तो GS 1 2 3 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना,
तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें एक हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एग्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैंपल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज है, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें दो चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज है, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के। लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है। उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स है यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ द क्रिएटर हैज, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कॉन्टेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर UPSC हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है।
टॉपिक नंबर 5.2 है हमारे पास PPVFR के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने के पास एक अपील आई थी, और अपील की थी किसने? पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स ने, क्योंकि 2021 में एक ऑर्डर था जिसके तहत उनकी जो पोटैटो की वैरायटी थी FL2027, उस पर से उसका रजिस्ट्रेशन हटा दिया गया था। तो कहानी क्या हुई थी वो सब हम लोग समझेंगे आराम से। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये थोड़ा सा टेक्निकल जाएगा एनवायरनमेंट में। UPOV क्या होता है, PPFVR एक्ट क्या है हमारा, और इस एक्ट के अंदर ब्रीडर्स के, रिसर्चर्स के, फार्मर्स के क्या राइट होते हैं, इस एक्ट में क्या इशू हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेटेंट में और PPVFR एक्ट में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये इस एक्ट के ऊपर ना एक बार क्वेश्चन आया था पहले प्रीलिम्स में। पहले तो देखो ये जानो, व्हाट इज दिस इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट की वेराइटीज की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, ये तो समझ में आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसको 1961 में बनाया गया था। तो प्लांट की वेराइटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम भी बनाता है। फाइन, ओके, मेक सेंस। अब होता क्या है ना, FL2027 ये ना एक वैरायटी है, ये पोटैटो की वैरायटी है, ठीक है, आलू की वैरायटी है। और इसमें यहाँ मेंशन तो नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस वैरायटी से ना जो वो लेज वाले चिप्स बनते हैं ना आपके, वो बनाए जाते हैं। तो लेज का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली पेप्सिको का ही है। पेप्सी, लेज वगैरह ये मोस्टली एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं सारे के सारे। तो होता क्या है ना कि 2009 में एक FL2027 वैरायटी के पोटैटोज लेके आए थे, ठीक है। वो कौन लेके आया था? कंपनी लेके आई थी, पेप्सी। उन्होंने क्या किया था, फार्मर्स को ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अरेंजमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ फार्मर्स को कि भाई आप हमसे ना एक कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ठीक है, और आप ये FC5 का जो आलू है ना, आप ये ग्रो करो और ये आलू आप हमको ही बेचोगे। तो वो उनसे खरीदता था, तो किसान को फायदा हो जाता है कि भाई मेरे पास तो एक कन्फर्म्ड से वो मिल गया, परचेजर मिल गया मेरे को, मेरे लिए कस्टमर बन गया एक। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा मार्केट में जाने के लिए। इन लोगों का बीज है, ये बोलेंगे मैं बोऊंगा, और मतलब आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड ये लोग ले जाएंगे, ठीक है। ये चलता रहा था। होता क्या है ना, FL2027 वैरायटी का रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर इस तरह की प्लांट की वैरायटीज़ को रजिस्टर किया जाता है। 2019 में पेप्सिको कंपनी ने कहा कि गुजरात के ना कुछ किसान ऐसे हैं जो उनके इस पर्टिकुलर पोटैटो को इलीगल तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और इलीगल तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो ये वाला जो एक्ट है ना, इसको वॉयलेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, ओके फाइन। 2021 में क्या होता है, फिर ये केस चलता है पेप्सिको का, और कोर्ट वगैरह में केस चलता है। 2021 के अंदर FL2027 का जो रजिस्ट्रेशन था ना, वो हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑफ फर्निशिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इन्फ्रिंजिंग फार्मर्स राइट। तो कोर्ट ने ये बोला था कि भाई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और आपने किसानों के हक के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है। तो इन्होंने फिर अपील डाली। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अपील को दोबारा से खारिज कर दिया है, उन्होंने डिस्मिस कर दिया इस अपील को। तो ये तो थी पुरानी कहानी बैकग्राउंड की। अभी हम एक्ट देखते हैं। 2001 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है, PPVFR एक्ट। तो ये 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड हमारा जो आर्टिकल 27 क्लॉज 3 क्लॉज B है ना, उसमें बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स के अंदर जो था ना वहाँ पे, तो ट्रिप्स में हम लोग एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ही बात करते हैं, और यहाँ पर किस्सा भी यही है। तो 1978 का ये कन्वेंशन है एक इंटरनेशनल यूनियन का, उसमें बात की गई थी कि किस तरीके से प्लांट्स की नई वैरायटीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, विच इज़ UPOV। फाइन, हम लोगों ने यहाँ पे देखा वर्ल्ड का ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लेजिस्लेशन है ये। लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है? कानून है एक तरीके का। तो जिसमें ना कि प्लांट ब्रीडर को बल्कि किसान के, फार्मर को भी, दोनों को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। तो UPOV जो है ना, उसके अंदर वो प्रोटेक्शन देता है नॉट ओनली द न्यू बट ऑल्सो टू द एग्जिस्टिंग वैराइटीज़। अब देखो इस चीज़ पर ना क्वेश्चन आ चुका है पहले प्रीलिम्स में, एक्ट के इन फीचर्स पर ही, कि प्लांट की वैराइटीज़ का पेटेंट वगैरह ऐसे एक क्वेश्चन आया था। ईयर मुझे याद नहीं है, बट आप लोग देखोगे ना PYQs में, तो पिछले 5 सालों में आपको मिल जाएगा। तो यही मेजर था। इंडिया के अंदर हम लोग इन प्लांट्स की वैराइटीज़ की प्रोटेक्शन करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाएं, तो पूरे का पूरा जो इंडस्ट्री होगी ना, वो ग्रो कर पाएगी आराम से, है ना। जिस चीज़ के अंदर डेवलपमेंट हो पाएगी, और ये डेवलपमेंट ज़रूरी भी थी। तो इस पूरे के पूरे पीरियड में अगर कोई ट्री या फिर कोई वाइन होता है, जो बेल होती है ना, जैसे अंगूर की बेल होती है, उस तरीके से उनको 18 ईयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है। बाकी क्रॉप्स के लिए 15 साल का होता है, और जो बाकी एक्सटेंट वैराइटीज़ होती है उनका 15 साल का होता है। तो थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी प्रीलिम्स में। देन एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी है,
कि भाई कभी कभी इनका कोई डिसीजन वगैरह उसको कोर्ट में भी अगर आप कोई प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले आप इस एपिलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो। एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी भी है एक, तो इनका काम यही होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर कि सारे के सारे प्रोविजंस जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम जरा राइट्स देख लेते हैं इस एक्ट ने किसको क्या राइट दिए थे। एक होगा ब्रीडर, एक होगा रिसर्चर और एक होगा फार्मर। तो सब तीन ही लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि ब्रीडर और फार्मर दो ही मेजरली इन्वॉल्व होते हैं। तो रिसर्चर होता है वो उसके ऊपर काम करता है, रिसर्च करता है, उस क्रॉप की वैरायटी को बनाता है। तो जो ब्रीडर होगा ना उसके पास तो बड़े एक्सक्लूसिव राइट होंगे, भाई वो प्रोड्यूस तो वही कर रहा है एक्चुअल में, तो देखा जाए तो सेल भी वही कर रहा है, मार्केटिंग वही कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट वही कर रहा है ना, इंपोर्ट भी वही करेगा, एक्सपोर्ट भी वही करेगा। रिसर्चर का काम क्या होगा, कोई भी रजिस्टर्ड वैरायटी को रिसर्चर यूज कर सकता है अगर उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करने हैं तो। फिर उसको कोई दूसरी वैरायटी बनानी हो तो इनिशियल सोर्स ऑफ वैरायटी के लिए उसके इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये वाला राइट्स। जो पूरा केस चला था ना इसमें फार्मर्स के राइट को लेकर के चला था। फार्मर इज एंटाइटल्ड टू रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट अ न्यू वैरायटी, उसके पास अधिकार है। फार्मर कैन सेव, यूज, सो, रीसो, एक्सचेंज, शेयर और सेल हिज फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग द सीड्स विच आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट। तो किसान ये सब कुछ कर सकता है। फार्मर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेल द ब्रांडेड सीड ऑफ वैरायटी प्रोटेक्टेड अंडर दिस वन। जो ब्रांडेड सीड होंगे ना उनको नहीं बेचेगा वो, सीड को नहीं बेचेगा वो। इन द केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वैरायटी फार्मर शेल बी कंपेंसेटेड। अगर किसान के लिए ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती ना, और मतलब इनको फॉलो नहीं किया जाता, तो किसान को कुछ ना कुछ कंपेंसेशन दिया जाएगा, क्योंकि भाई उसके राइट्स को वायलेट किया गया है। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि पेटेंट के अंदर और पीपीवी एंड एफआर के एक्ट में दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। जब हम पेटेंट की बात करते हैं ना तो जनरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की चीज़ों की बात की जा रही होती है, और जब हम इस एक्ट की बात करते हैं तो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं ना, तो वो कोई नई वैरायटी डेवलप करते हैं, उसके लिए इस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पेटेंट के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं स्टेट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पर जो राइट्स दिए जाते हैं वो मिलते हैं फार्मर्स को, ब्रीडर्स को, रिसर्चर्स को अंडर दिस एक्ट। फिर पेटेंट के अंदर बेनिफिट शेयरिंग नहीं होता, लेकिन इस चीज़ में बेनिफिट शेयरिंग होता है। बेनिफिट शेयरिंग मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था। ऑलराइट, तो कंसर्न क्या है, एक तो सीड का एक्सेस मिलना बड़ा ही लिमिटेड है यहाँ पर, तो ये जो लिमिट है ना ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फिर ये जो लिमिट है इसके कारण प्रॉब्लम ये रहती है वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं सीड्स वगैरह भी स्मॉल स्केल के ऊपर। फिर जो हाइब्रिड और जो जेनेटिकली म्यूटेटेड जो सीड्स होते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनकी प्रेफरेंस में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो क्योंकि हमको प्लांट के जेनेटिक जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं, अगेन अवेयरनेस हो गया, रिसोर्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इनके कारण चीज़ें अच्छे से इन्फोर्स नहीं हो पा रही होती। बायोपायरेसी के कंसर्न हो सकते हैं, कम्युनिटीज़ वगैरह एक्सप्लॉइट कर सकती हैं अगर उनको फेयर कंपनसेशन नहीं मिलता है तो। सो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक स्मॉल थिंग्स एंड एवरीथिंग। ये एक्ट पहले पूछा जा चुका है, तो अभी इसमें उनकी अपील को भी खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। सो ये टॉपिक दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारे पास 5.3 टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। इसमें दो सब टॉपिक्स हैं, 5.3.1 छोटा सा है और 5.3.2 ये भी छोटा सा ही है। तो जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। स्टेटस है टाइगर रिपोर्ट के बारे में। NTCA ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, उन्होंने बताया था स्टेटस क्या है टाइगर्स का, उनके को प्रेडेटर्स का और प्रे का। तो एक जो मेजर उन्होंने समरी दी थी उसमें बताया था कि इंडिया के अंदर 53 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि इंडिया में 0.23% एरियाज़ को कवर करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइगर्स हैं ना उसका 75% टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में भी खास करके जो हमारा सेंटर इंडिया है और जो हमारे शिवालिक के हिल्स हैं, देन द गैंजेटिक प्लेन्स, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पर मोस्टली टाइगर्स हमको इंडिया में पाए जाते हैं। अभी एक जो चीज़ थी, सिंस इन्होंने NTCA जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके ऊपर काम करता है, उन्होंने टाइगर्स को लेकर के एक रिपोर्ट निकाली थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा था कि 35% जो टाइगर रिजर्व्स है ना उनको अर्जेंटली अपनी प्रोटेक्शन को और फर्दर एनहेंस करने की ज़रूरत है। देखो एग्जाम के अंदर ना आप लोग बहुत बारी चीज़ें लिखते हो ना, राइज करना, ठीक है, राइज, इंक्रीज और एनहेंस करना, इन सब के लिए आप ये एरो वाला शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो ऊपर की तरफ दिखा करके। और कोई चीज़ इसके ऑपोजिट में जा रही होती है, डिक्रीज हो रही है, फॉल हो रही है, तो डाउनग्रेड हो रही है, तो नीचे वाला एरो दिखा करके, ये मीन्स कि आंसर राइटिंग में कर सकते हो आप लोग ऐसा। बहुत लोग इस तरह के जब हम नोट्स बनाते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने एम स्ट्रिप्स वगैरह का इस्तेमाल किया था, कैमरा ट्रैप बेस्ड कैप्चर मार्क रिकैप्चर का इस्तेमाल किया था। ये टेक्निक्स होती हैं। एम स्ट्रिप एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके प्रीलिम्स में आया था एक बार, तो बस यही पूछा था कि ये किस चीज़ के लिए होता है। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। देखो इट्स इंपॉर्टेंट, ये ऐसी होती हैं, ये न्यूज़ इन शॉर्ट टाइप की चीज़ आती है, इनके पास नाम सुना होना चाहिए। तो जिन लोगों ने भी, आई थिंक 2017 या 18 में आया था ये, तो जिन्होंने भी इसको
करेक्ट मार्क किया था वो पढ़ के तो कोई नहीं गया था, क्योंकि उस टाइम तक किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर में नहीं था। तो सबने बस ये स्ट्राइप्स वर्ड देख करके आइडिया लगाया कि अच्छा तो टाइगर एनिमल समथिंग करके होगा। ये है वो की टाइगर रिपोर्ट। इसमें से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत है, बट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर जो की ऑब्जर्वेशन है ना, यही बहुत है बस, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अपर लिमिट है टाइगर पॉपुलेशन की वो है 3925 और जो एवरेज नंबर है वो है 3682। स्टेट्स की बात करते हैं तो 2022 के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स पाए जाते हैं इंडिया में वो है एमपी में। अब ये आपको याद रखने की चीज़ है, ये आप भूलना नहीं है। वैसे आपको पता होता है जब आप अपना एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हो ना, शंकर आई से पढ़ते हैं मोस्टली लोग तो, या फिर कहीं से भी पढ़ते हो, पीएमएफ से पढ़ते हो, शंकर से पढ़ते हो, इवन आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी होते हैं ना, वहाँ पर भी मैंशन होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग। टाइगर रिजर्व जिसमें मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन है तो दैट इज़ जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है अभी। फिर ऐसे भी रिजर्व्स हैं जहाँ पर कोई टाइगर ही नहीं है, लाइक डैम्पा, कैमलांग, कवाल, सतकोसिया, सह्याद्री। देखो ये मैप है, ठीक है। अब मैप के अंदर जितने टाइगर रिजर्व्स हैं 53, ये तो आपको एग्जाम में पढ़ के जाने पड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एवरी ईयर देयर इज 1 or 2 क्वेश्चन एवरी ईयर। देन बिग कैट नंबर्स इन द कंट्री टू 2018 में इतने थे, 2022 में हमारे पास 3682 टाइगर्स हैं। ये नंबर तो चेंज होता रहता है, बट आपको क्या याद रखना है कि देर आर मोर देन 3,500, 3,500 से ज़्यादा है। तो ऐसे आप नंबर याद रख सकते हो। तो ये था टॉपिक नंबर 5.3.1। 5.3.2 में क्या है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, क्या होता है ये MEE? ये असेसमेंट ही होता है कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो कितना अच्छे से उनका असेसमेंट हुआ है, उनको मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। उनमें जो वैल्यूज़ वगैरह होती हैं उनको गोल्स होते हैं एग्रीड, जो भी मतलब अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई इस टाइगर रिजर्व को इतना प्रोटेक्ट करना है, वो चीज़ें हम अचीव कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं। तो रिसेंटली हमारा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उन्होंने MEE अबाउट द टाइगर रिजर्व्स ये रिसेंटली लॉन्च किया था। ये 5th साइकिल था उनका, ओके, फाइनल रिपोर्ट का। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के अंदर डिज़ाइन, प्लानिंग, एडिक्वेसी, अप्रोप्रिएटनेस, डिलीवरी वगैरह, इस चीज़ को मत पढ़ना बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे समझ जाओगे। इनेबल एंड सपोर्ट एडेप्टिव अप्रोच टू मैनेजमेंट। भाई टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वो माहौल के साथ अपने आप को बदल रहा है क्या? हो सकता है कि वहाँ पर जानवरों को प्रॉब्लम हो रही हो, खाने की दिक्कत हो, हैबिटेट लॉस हो, क्लाइमेट चेंज है ना, डिफोरेस्टेशन है, ड्राउट है, डेजर्टिफिकेशन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो क्या हम लोग एडेप्टिव अप्रोच से काम कर रहे हैं? रिसोर्सेज एलोकेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट करना। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ाना। जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि इलीगल तरीके से कोई शिकार वगैरह कर रहा हो, पता ना चले, करप्शन तो नहीं चल रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर्स का, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। हेल्प इन्वॉल्व कम्युनिटी एंड बिल्ड द कंस्टिट्यूएंसीज। कम्युनिटी वहाँ पे रहती हैं, बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, इवन गाँव वाले भी रहते हैं, बाकी भी रहते हैं, नॉर्मल लोग भी रहते हैं आसपास में, उनको एक बेटर रेजिलिएंट कम्युनिटी बना के देना। प्रमोट द वैल्यूज़ ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ का क्या होता है, भाई हैबिटेट सिक्योर रहे, जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो इंसानों से, है ना, इंसान वहाँ पे जाकर उनकी लाइफ में इंटरवीन ना करें, वहाँ पर हम लोग ऐसी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप ना करें, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है उनको हम डिस्टर्ब ना करें। दीज आर ऑल द थिंग्स। तो जो 5th साइकिल हुआ था, उन्होंने कहा इसमें 51 टाइगर रिजर्व्स को उन्होंने इवैल्यूएट किया था। जो 2 नए टाइगर रिजर्व्स हैं, रामगढ़ विषधारी और रानीपुर जो है, उनको भी इसमें इस वाले साइकिल में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इंडिया में जो बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व है दैट इज़ पेरियार। तो पेरियार आप लोगों को पता होगा, एक रिवर भी है केरला में, पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला का, ये बेस्ट अभी तक का रिजर्व किया गया है। ओवरऑल जो मीन MEE स्कोर था वो 2010 में जो था उससे बढ़कर 78% हो गया है, पहले 65 था। इट्स गुड, इम्प्रूवमेंट हो रही है। हेडलाइन इंडिकेटर, कार्बन कैप्चर और क्लाइमेट चेंज को लोवेस्ट स्कोर मिला था, यानी कि इन टाइगर रिजर्व्स के अंदर कार्बन कैप्चर और क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए जा रहे हैं। तो ये टॉपिक में एक्चुअल में इतना ही था। यहाँ पर एक रिलेटेड न्यूज़ भी है, सेंटर मर्ज्ड द प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक नया डिवीजन बनाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीजन का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। तो बेसिकली इसमें उन्होंने मर्ज कर दिया है। मर्ज करने से फ़ायदा क्या होगा, दोनों स्पीशीज़ को जो भी कंजर्व करने के एफर्ट थे ना, देखो यार एक अलग से टीम बनाई थी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, एक अलग से एलिफेंट की, पहले उस समय बनाई गई थी तब ठीक था। अभी लग रहा है कि यार इतने सारे काम ना कॉमन होते हैं तो ओवरलैपिंग ना हो, और रिसोर्सेज को सेव करना ज़रूरी है। लॉजिस्टिक्स में पैसा बच जाएगा, ऑफिसर्स का काम, टाइम, एफर्ट बहुत बचता है, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो बहुत एफिशिएंट और लीनियर तरीके से सारा एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट हो पाएगा। सिंस दोनों की दोनों स्पीशीज़ सेम हैबिटेट को शेयर करती हैं तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से बहुत कुछ बचेगा। तो ये था टॉपिक हमारा टाइगर वाला। टाइगर के बारे में 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, देन वी हैव दिस MEE ऑफ द टाइगर रिजर्व्स, और ये मर्जिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। टॉपिक है पूरा का पूरा, दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट प्रीलिम्स। इस तरह के टॉपिक में आपको मेंस में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी कीजिएगा आप इस टॉपिक की। वी हैव टॉपिक नंबर 5.4, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो दोनों हाउसेस ने इस बिल को भी पास कर दिया है। हम लोग समझेंगे इस बिल में क्या था, एक इम्पॉर्टेंट केस है इससे कनेक्टेड, इसकी अमेंडमेंट में उसका इस्तेमाल भी किया गया है। एग्जेम्प्टेड लैंड, एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स और कितना एक्सटेंट मिला है उस एग्जेम्पशन को। इस बिल के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स हैं, वो क्या है। सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी आपको। तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है ना 2023 में, ये एक्चुअल में जो फॉरेस्ट एक्ट है 1980 वाला, उसको अमेंड किया गया है। और आप लोगों को पता होगा हमारे 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जो फॉरेस्ट का सब्जेक्ट है ना, ये कंकरेंट में आता है, यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पर कानून बना सकती हैं। तो इससे पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है। तो जो हमारा 1980 वाला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, उससे क्या होता है कि ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस मिल जाती हैं कि भाई किसी फॉरेस्ट को रिजर्वेशन करना है, उसका डिरिजर्वेशन करना है फॉरेस्ट लैंड के लिए। एंड इस एक्ट ने, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन था ना, उसको थोड़ा सा नाम दिया है, वो है वन अधिनियम। और जो कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन को दिया है संरक्षण एवं संवर्धन। तो थोड़ा सा नाम भी इसका चेंज किया गया है। तो इस बिल का एक मेजर मोटिव ये था कि इंडिया में जो ट्री कवर है उसको इंक्रीज किया जाएगा। सो वी वांट टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। अमेंडमेंट क्यों लाया गया था उसके लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। 1996 का TN गोदवर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसको थोड़ा सा समझना, मतलब बहुत टफ नहीं है। 1996 तक जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ थी वो ये सारे के सारे प्रोविजंस लगा दी थी एक्ट के उन फॉरेस्ट को जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर नोटिफाई किए गए थे, उन पर ही लगता था ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा ये डेफिनेशन जो फॉरेस्ट जो है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी ऐसा एरिया जो रिकॉर्ड किया जाता है एज ए फॉरेस्ट किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, उसको हम लोग जो भी गवर्नमेंट कोई भी अगर उसको फॉरेस्ट मानते तो हम लोग उसको फॉरेस्ट कंसिडर करेंगे। हम लोग इधर उधर की चीज़ों में नहीं अटकेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन डिक्शनरी में होती है ना, उस एरिया को भी इसमें काउंट किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो भी जिस एरिया को फॉरेस्ट आइडेंटिफाई करेगी हम उनको भी कंसिडर करेंगे। तो अभी जो अमेंडमेंट किया गया था उसका एक रैशनल यही था कि जो TN के गोदवर्मन वाला केस था 1996 वाला, इसमें जो स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी था ना उसको भी इम्प्लीमेंट करना। फिर उन्होंने क्या किया था, हमारे ना NDCs होते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो टारगेट्स होते हैं ना कि भाई फॉरेस्ट को इतना कंजर्व करना है, डिफॉरेस्टेशन इतना बचाना है, तो हर एक कंट्री के ना अपने खुद के भी नेशनल टारगेट्स भी होते हैं। तो इंडिया का जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था ना, बाकी जो टारगेट्स थे जैसे कि हमारा 2070 वाला भी है ना, नेट जीरो एमिशन वाला, तो उसके तहत क्या होगा कि अब ये जो एक्ट है ना इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा तो उनसे ये सारे टारगेट अचीव करने में मदद मिलेगी। लैंड which is declared or notified as a forest under the Indian Forest Act 1927 and other laws, वो सब के सब लैंड इस एक्ट के तहत भी कवर किया जाएगा। कोई भी ऐसा लैंड जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन है ना, फिर चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, तो बेसिकली 1980 के बाद वाला वो भी उसमें कवरेज में काउंट हो जाएगा। तो उन सब एरियाज पर ये एक्ट अब लागू होगा हमारा। कुछ कैटेगरीज हैं लैंड की जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट से बाहर निकाला गया है, और ये हम लोग हमें देख लेते हैं एग्जेम्प्टेड लैंड। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि कोई हैबिटेशन को रेल से कनेक्ट करना होगा, है ना, कोई प्रोजेक्ट होगा नेशनल इंपॉर्टेंस का, नेशनल सिक्योरिटी का। अब देखो नेशनल सिक्योरिटी के क्या होते हैं कभी कभी प्रोजेक्ट्स ना, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी के लिए कोई एरिया डिफाइन करना होगा, एयरफोर्स को कोई एरिया देना होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी हो, ज़रूरी हो बॉर्डर एरिया के पास में, तो उन सब के लिए एग्जाम्पशन दिया जाएगा। भाई ठीक है, इन एरियाज़ पर अभी गवर्नमेंट जैसे चाहेगी जो कंस्ट्रक्शन करे, जो सेटअप लगाना चाहे वो कर सकते हैं। फिर कोई सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, डिफेंस के लिए कोई पैरामिलिट्री कैंप लगाने हो। एक्सटेंट क्या हो सकती है, फॉरेस्ट लैंड अप टू 0.10 हेक्टेयर्स रेल लाइन के पास, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड अप टू विदिन 100 किलोमीटर्स नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC बोलते हैं। फॉरेस्ट लैंड अप टू 10 हेक्टेयर्स, फॉरेस्ट लैंड अप टू 5 हेक्टेयर्स। तो ये दोनों कंडीशंस इस तरीके से सेटिस्फाई की गई हैं। सिक्योरिटी के लिए आप फॉरेस्ट लैंड ले सकते हो अप टू 10 हेक्टेयर्स का, है ना, और नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट लैंड आपको लेना होगा विद इन 100 किलोमीटर्स। तो इस तरीके से एग्जाम्पशंस दिया गया। इन एग्जाम्पशंस को आपको नोट डाउन नहीं करना होता है, बट जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। एक बार अभी देख लिया, एक बार जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले थोड़ा सा देख के चले जाना, दैट्स इट। ये चीज़ें इतना ही इसी तरीके से देखने की होती हैं।
फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ट्री प्लांटेशन और रिफॉरेस्टेशन जो होते हैं ना, वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं किए गए हैं, वो भी अलाउड हैं। तो ये उन्होंने कई चीज़ें दी हैं। देखो ये जो पॉइंट्स है ना सारे की अमेंडमेंट्स के, ये आपको मेंस के लिए याद करने होंगे। हो सकता है कि इनकी अमेंडमेंट से वो कुछ प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ लेंगे। फिर एडिशन ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू द एरे ऑफ फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़, तो कुछ एक्टिविटीज़ निकाली गई हैं, जैसे कि आपको जू सेटअप करना हो, सफारी सेटअप करनी हो अंडर WPA जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इको टूरिज्म फैसिलिटी, सिल्वी कल्चरल ऑपरेशंस। अभी सिल्वी कल्चर क्या होता है, देखो सिल्वी कल्चर का मतलब होता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर वुडलैंड एरिया को, कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए कुछ सेटअप क्रिएट करते हो ना, वो सारी फैसिलिटीज़। देन वी हैव यूनिफॉर्मिटी इन द असाइनमेंट और रिलीजिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो स्टेट गवर्नमेंट को राइट नाउ प्रायर अप्रूवल चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेस्ट लैंड वगैरह असाइन करने से, ये असाइन करने के लिए। तो क्या होगा कि एक सिंक्रोनिटी आ जाएगी बीच में, अब यूनिफॉर्मिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्दर और एम्पावर में कर दिया गया है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर रेकी करना हो, प्रोस्पेक्ट करना हो, है ना, किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, तो आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेटअप कर सकते हो। इवन जो ये एग्जेम्प्टेड लैंड बनाए थे ना हम लोगों ने नीचे, उन एग्जेम्प्टेड लैंड्स के लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन सेटअप किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डायरेक्शन दी जा सकती है ना, किसी भी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में। कोई दूसरा एक्ट भी हो सकता है ना, तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं इस बिल के। तो 1980 का जो हमारा एक्ट था ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, उसकी बहुत सारी जो स्पिरिट्स थी वगैरह थी कि भाई उसमें नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड करना है एंड ऑल। तो उससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा। अब आपने इतने सारे एग्जाम्पशंस दे दिए हैं, अब ये सारी चीज़ें सेटअप करोगे तो कैसे करोगे भाई? पहले डिफॉरेस्टेशन करोगे ना, जंगल से पेड़ों को काटोगे जब तो ज़मीन निकल के आएगी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। 1996 का जो जजमेंट था, तो उसमें जो बात की गई थी नॉन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की, तो उसको भी एक्ट के परव्यू से बाहर रखा गया था। ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे कि जो मांगर बानी है हरियाणा के अंदर, वो अभी भी अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो बहुत पॉपुलर सेक्रेड फॉरेस्ट है, तो उसको भी अगर इस एक्ट के अंदर ले लेते तो उसका प्रोटेक्शन हो जाता। हमारा जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना 2006 का, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये एक्ट प्रीलिम्स के अंदर ना मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। तो उसका एक पर्पज़ था, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई एग्जाम्शन दे दी गई है फॉरेस्ट लैंड की, फॉरेस्ट लैंड दिया जाएगा विदाउट कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा। तो गवर्नमेंट ने अपने पास पावर ले ली है, पहले उसमें ग्राम सभा की पावर होती थी। फेडरलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अब हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थोड़ी सी पावर ज़्यादा चली गई है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अब स्टेट को। अगेन दो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। तो फेडरलिज्म तो अपने आप में पूरा का पूरा एक टॉपिक है आपका GS2 का। बहुत सारे फ्रेजाइल यानी कि वीक इकोलॉजिकल एरियाज होते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने ब्लैंकेट एग्जाम्शन दे दिए थे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। ब्लैंकेट मतलब होता है डायरेक्ट ओपन, ये नहीं कि थोड़ा सा क्लॉजेस लगा करके ओपन कर दिया एकदम। प्लांटेशन और नेचुरल फॉरेस्ट जो है, वो उन्होंने कहा कि बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज होती है नेचुरल फॉरेस्ट के बाद, तो आप उसको रिप्लेस करके जब प्लांटेशन लगाओगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अमेजोन है इतना बड़ा, आप पूरे अमेजोन को आग लगा दो और उसके बाद उसके साइड के एरिया में उसको रिप्लेस करने के लिए छोटे छोटे प्लांटेशन लगा दो। सो दे सेड कि इट डजंट वर्क लाइक दिस। एक इकोसिस्टम को बनने में टाइम लगता है, सेटअप लगता है, उसके बहुत सारे अलग से कनेक्शंस होते हैं। सो दिस वॉज द एक्ट, हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। डू रिमेंबर दिस। इस तरह की चीज़ें प्रीलिम्स के लिए क्या है, मेंस के लिए क्या है, जो होता था मैंने बता दिया आपको। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 5.5 ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। रिसेंटली जो हमारा कमीशन है ना एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, जो कि CAQM है, उसने और जो उसके आसपास के एरियाज थे, उन्होंने इंडिया के अंदर, जो इंडिया में नहीं बेसिकली जो हमारा NCR रीजन है ना, उसमें ग्रैप को दोबारा से अनाउंस किया था। तो ये ग्रैप जो है ना एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म बनाया गया था, खास करके दिल्ली की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2016 के अंदर MC मेहता केस के अंदर। MC मेहता केस जो है एनवायरनमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेंस का पेपर हुआ था ना आपका लास्ट, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, एनवायरनमेंट के एक्ट पूछ लिए गए थे डायरेक्टली। तो एनवायरनमेंट एक्ट जो था ना 1986, उस एक्ट का इस्तेमाल करके ग्रैप को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। 2021 के बाद इसको इंप्लीमेंट कर रहा था CAQM। तो सिंस अक्टूबर 2022 ना ग्रैप को जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, उसमें वो PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO, NH3 और ये आते हैं। पहले उसमें सिर्फ PM2.5 और PM10 आते थे, यानी कि इसको अपडेट कर दिया गया है लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में। ये हमने तब भी कवर किया था। देखो ये चीज़ें याद रखना कि ग्रैप के अंदर कौन से पॉल्यूटेंट्स आते हैं। ये चीज़ें ना प्रीलिम्स में बहुत पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ग्रैप में क्या होता है कि जब भी दिल्ली NCR रीजन जो है ना आपका, इस रीजन के अंदर जब भी पॉल्यूशन हाई होता है ना, तो गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर देती है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। तो ग्रेडेड है, ये स्टेप वाइज स्टेप चलता है कि भाई इतना मतलब पॉल्यूशन है, मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ है, अगर भाई यहाँ पॉल्यूशन है
तो ये वाले स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ पहुँच गया पॉल्यूशन तो ये स्टेप्स लेने हैं, इतना पॉल्यूशन हो गया तो ये स्टेप्स लेने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये स्टेप बाय स्टेप प्लान है, ठीक है। बहुत सारी एजेंसीज हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वगैरह, जिन सबको इसमें स्टेक होल्डर बनाया गया है। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी जाती है, सबको डेडलाइन दे दी जाती है कि भाई आप ऐसे, कभी समझाता हूँ मैं, ये ऐसे ये स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस पे किस पे क्या एक्शन लेना होता है, तो आप समझ जाओगे। तो एनसीआर के अंदर खास करके विंटर्स में, अभी आएगा देखना आप अक्टूबर नवंबर में जो आता है ना, तो स्मॉग वाला इशू दिल्ली के पॉल्यूशन का, तो उस चीज़ों को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। सिटीजन चार्टर की तरह काम करता है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन में। व्हाट इज CAQM? कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का एनसीआर में और उसके आसपास के एरिया में। पहली बार 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक्ट पास करके बनाया गया था। तो मेजरली काम वही होता है, मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाई करना, उस एरिया पर रिसर्च करना, एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। नाउ दिस इज समथिंग जिसके ऊपर A क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्योंकि WHO ने जब एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस को चेंज किया था ना, तो वो क्वेश्चन दोनों जगह पूछ लिया था। प्रीलिम्स में भी वो गाइडलाइंस पूछ ली थी और वो मेंस में भी पूछ ली गई थी। तो देखो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके 100 क्वेश्चन, उन टॉपिक को हमेशा पढ़ के जाया करो, वो मेंस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सिक्किम इज़ एन ऑर्गेनिक स्टेट, सिक्किम इंडिया का पहला स्टेट बना था जो ऑर्गेनिक स्टेट बना था, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन बना, ये टॉपिक न्यूज़ में था ना, तो ये सेम क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ लिया गया था और ये मेंस में भी पूछा गया था। तो मेंस के क्वेश्चन पिछले 4-5 साल के ढंग से पढ़ के जाओ प्रीलिम्स के लिए कि भाई ये टॉपिक मैंने कवर किया या नहीं किया ऐसे। और प्रीलिम्स का भी ऐसा होता है, जब प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है तो उस टॉपिक को भी देखो कि पिछले 2 सालों के टॉपिक जो 100 क्वेश्चन थे उसमें टॉपिक नोट आइडेंटिफाई कर लो कि भाई ये मैंने मेंस के लिए तैयार कर लिया या नहीं कर लिया। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, उसमें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, अलग अलग एक्शन लिए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में बोलते हैं पुअर एयर क्वालिटी है, फिर वेरी पुअर हो जाती है, फिर सीवियर हो जाती है और वो सीवियर प्लस हो जाती है। जब 450 प्लस चला आता है उसका काउंट। वो जब नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, स्टेज 1 पे होता है, पुअर होता है, तो बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। ये जो डीजल पेट्रोल व्हीकल्स जो होते हैं ना, इनको थोड़ा सा रूट वगैरह चेंज कर दिया जाता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ओपन ईटरीज वगैरह जो होते हैं ना, इनको बोल दिया जाता है कि भाई आप अपने ये डीजल वाले जो उनके होते हैं ना जनरेटर्स, उन सबको बंद कर दो। तो अभी सिटीजन चार्टर में नया ऐड किया गया था, उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ किया जाए। एंड जो भी 10 से 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल व्हीकल्स हैं ना, उनको इस टाइम पर बंद कर दिया जाए, उनका मूवमेंट वहाँ पे बंद कर दिया जाए। फिर जब पता चलता है कि नहीं यार सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रेव हो चुकी है, 300 से 400 के बीच में चला गया है, तो उसके अलावा जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं एनसीआर के अंदर, इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अब उन्होंने नई चीज़ जो कर दी थी उसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि हम लोग ना टारगेटेड एक्शन लेंगे। अब अगर ये वाला स्टेज आ जाता है ना, तो उसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारे हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए जाएंगे। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उन एरियाज़ को पकड़ेंगे, उनको ट्रीट करेंगे। तो सिचुएशन होती है 401 से 450 के बीच में, तो बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। भारत स्टेज 3 के पेट्रोल जो व्हीकल्स होते हैं उनको बंद करने की बात की जाती है, और जो भारत स्टेज 4 के डीजल होते हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स, उनको भी। फिर इसमें उन्होंने नई चीज़ ऐड की है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट होगी ना, वो एक डिसीजन लेगी कि क्या फिजिकल क्लासेस स्कूल में बंद करनी है 5वीं क्लास तक के बच्चों की या नहीं। अभी ना 2 दिन पहले ही जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था ना, तो एक न्यूज़ आई थी दिल्ली की कि दिल्ली जैसे एरिया के अंदर जितना पॉल्यूशन है ना, उसको अगर व्यक्ति कुछ सालों तक कंज्यूम करता है ना, तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी जो है ना वो ऑलमोस्ट 11.9 कह सकते हो कि 12 साल तक की उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है। ये स्टडी हुई है रिसेंटली, पता चला इसमें। जब सिचुएशन सीवियर के प्लस में चली जाती है तो बहुत सारे जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनकी एंट्री बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, CNG और PS6 डीजल अलाउ होता है। एंड कुछ ऐसे व्हीकल जिनमें एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है वही अलाउ किए जाएंगे। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो बहुत सारे फिजिकल क्लासेस की रिस्ट्रिक्शन लगा देंगी, है ना। क्लासेस ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएंगी, बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया जाएगा। तो ये स्टेजेस हैं, इसमें नई चीज़ें जो ऐड की गई इनको आप ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या फीचर्स होते हैं ग्रैब के? टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट। तो शुरुआत उन्होंने कहा कि जो नया प्रोग्राम रिवाइज़ किया ना अभी, ये 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा 2023 में। तो अभी 1 महीना बचा है इसको, नेक्स्ट मंथ से ये स्टार्ट हो जाएगा। और एडवांस में इसको 3 बार हम इन्वोक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मीटेरोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक डायनेमिक मॉडल बनाया गया है, वो स्टडी करेगा, उसको पता चलेगा कि हाँ कि भाई हो सकती है सिचुएशन ग्रेव, तो एडवांस में इसको इन्वोक कर देंगे। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस लगाए गए थे स्टेज 3 की कैटेगरी में, उनको ऐड करना है नहीं करना है, तो उस पर काम चल रहा है। ये प्रॉब्लम में भी काउंट होगा ये। कुछ एडिशनल मेजर्स भी लिए गए थे, है ना, भाई एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पर देनी है, कौन से पॉल्यूशन कैटेगरी में कितना एक्सेप्शन देना है, उस पर काम किया जाएगा। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो पूरी की पूरी बॉडी होती है ग्रैब की, वो आइडेंटिफाई करते हैं हॉटस्पॉट्स को, इन लोगों ने देखा ना। तो इट विल वर्क मोर विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कंसिडरिंग कि यार हॉटस्पॉट में क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए। अभी 5th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी, इसको रिलीज़ किया गया था IQ एयर के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली जो है
ये 4th वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए ग्रैप एक बहुत ही कह सकते हैं कि रिलायबल एक प्रोग्राम है जिसने पहले भी काफ़ी इफेक्टिवली सॉल्यूशंस दिए थे। तो दिस टॉपिक इज़ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू। क्यों इंटरव्यू होता है? फेब में, मार्च में, अप्रैल के इन ड्यूरेशन में चल रहा होता है, ठीक है। और उस ड्यूरेशन के अंदर अब विंटर्स खत्म हो रही होती है और विंटर्स में पॉल्यूशन ज़्यादा मिलता है आपको। तो अक्सर लोग सुन लेते हैं, वो मतलब दिवाली का मौसम से थोड़ा बहुत गुजरे होते हैं, न्यू ईयर के पास पटाखों का शोर होता है, फिर वो भी बहुत चलता है। होली में पानी फेंकने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कुछ जगहों पर कि होली में पानी का वेस्ट ना करें, तो वो रिलीजियस एंगल भी उसमें आता है। दिवाली पर भी आता है पटाखों का। तो ये चीज़ ना न्यूज़ में बनी होती है, तो एग्जामिनर जो होता है ना आपका, उसके भी दिमाग में चल रही होती है। तो इस तरह के टॉपिक को इसलिए सारी कैटेगरी में लेके चलना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। टॉपिक है प्लास्टिक पॉल्यूशन का। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी G20 के नेशन से बात की थी कि कैसे हम लोग एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म किया जाए। हर साल प्लास्टिक वेस्ट जो है ना वो 3.4 मिलियन टन्स के आसपास प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये है डेटा हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। 12.3% के आसपास प्लास्टिक वेस्ट ही रिसाइकल हो पाता है, ये बताया CSC ने, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। 98.55% के आसपास जो भी वेस्ट जनरेट होता है दैट इज़ मिसमैनेज इन इंडिया, ये डेटा बताया अर्थ एक्शन ने। अब ये आपकी इच्छा है, आप इसमें से कौन सा यूज़ करना चाहेंगे। मैं तो आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि ये तो पक्का यूज़ करना, इसको तो याद कर लो, हर साल इतना होता है। अब इसको 3.5 भी लिख सकते हो, पता है उसमें लिख सकते हो कि एज पर द CPCB, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज जनरेटेड पर ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई 28, 2023 अर्थ ने पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा था। ओवरशूट डे क्या होता है? जब प्लास्टिक का जनरेशन उसकी वेस्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी से ऊपर चला जाता है। मान लो 100 kg प्लास्टिक जनरेट हो रहा है और उसको वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमारी जो कैपेसिटी थी वो भी 100 kg की थी। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रोडक्शन था ये 100 से चला गया 150 और हमारी वेस्ट को मैनेज करने की कैपेसिटी 100 kg पर ही चल रही है, तो उसको बोलते हैं ओवरशूट हो गया है। तो इसके कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो हर एक कंट्री का ना मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स होता है, उससे आइडिया लगाते हैं हम लोग इस रेशियो के बारे में। तो इंडिया ने पहली बार अपना प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा था 6 जनवरी 2023 को, और अभी रिसेंटली 28 जुलाई को भी ऐसा हो गया था। तो भारत उन 12 देशों में से है जिसके कारण 52%, 52% वर्ल्ड का मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। अब ये जो चीज़ है ना, प्लास्टिक पोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, ये मैं नहीं कवर करूँगा क्योंकि ये बहुत जनरल पॉइंट है, मतलब ये स्कूल के बच्चों को भी पता होता है। तो ये वाला पार्ट मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। अगर आपको लगे कि यार ये मुझे समझ में नहीं आएगा तो दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ टू इवन सिट फॉर द एग्जाम। हाँ, इनिशिएटिव्स हैं मेंस में आपको लिखने होते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए। 2021 के रूल आए थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के, हम लोगों ने इनको कवर भी किया था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि जो प्लास्टिक बैग की जो थिकनेस होती है ना उसको इंक्रीज़ किया था 50 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन तक, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि 31 दिसंबर 2022 के बाद इसकी जो ये विड्थ होगी ना 75 से इंक्रीज़ करके हम लोग 120 कर देंगे। आपको सोचना चाहिए कि यार ये विड्थ क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं प्लास्टिक की। विड्थ इंक्रीज़ करने से क्या होता है, एक तो महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो जाएगा, जो दुकानदार होता है ना, जो थैली का बहुत यूज़ करता है सिंगल यूज़ का, वो उसको खरीदना ही बंद कर देगा। जब वो खरीदना बंद करेगा तो कंज्यूमर के पास अवेलेबल ही नहीं होगा। तो चीज़ों को साइंटिफिकली थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, विच इज़ गुड, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए हम लोगों को बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा और बिहेवियर के लिए ऐसे कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं टेक्निकली। देन हमारे पास 2022 के रूल्स थे, इसी में अमेंडमेंट भी किया गया था, सर्कुलर इकोनॉमी को ऐड किया गया था। उसके अलावा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है। पैक्ट मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, एक प्रॉमिस होता है। एंड प्लास्टिक कलेक्टिव भी है, ये भी प्राइवेट सेक्टर है, इस पर काम करता है। बहुत ज़रूरी होता है जब मेंस में आंसर लिखते हो ना, प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव लिख देते हो तो मतलब एग्जामिनर की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। देन UN का रेजोल्यूशन था एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो उसमें भी एम किया गया है कि किस तरीके से 175 कंट्रीज़ बाय मतलब एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाया था कि इसमें वो पूरा इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे 2024 तक। देन विल सी हाउ इट विल वर्क। सिंपल टॉपिक है, प्लास्टिक पोल्यूशन दोनों जगह आ सकता है। प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ पूछ लेंगे इन एक्ट वगैरह से, पहले इनसे कुछ ना कुछ पूछा गया है, ठीक है। और मेंस में तो पूरा का पूरा टॉपिक आ सकता है। तो इस तरह के टॉपिक को स्किप ना कीजिएगा, डेटा में सिर्फ ये वाला याद रखिएगा, काफ़ी रहेगा आपके लिए। टॉपिक नंबर 5.7 ब्लू इकोनॉमी, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक।
तो रिसेंटली G20 ने एक सीरीज कंप्लीट की थी, इसका नाम था चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स, और ये था एक रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी को बनाने के लिए। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, किस तरीके से हम लोग अपने जो ओशियन वगैरह होते हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ करेंगे ताकि उसमें हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, उसमें हमारे लाइवलीहुड्स आए, जॉब्स क्रिएट हों एंड समथिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देयर आर टोटल 17 गोल्स। इन 17 में से जो 14th गोल है ना, इट टॉक्स अबाउट दिस सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन, सीज एंड द मरीन रिसोर्सेज। इंडिया के अंदर हमारी जो पूरी की पूरी GDP है ना, उसका 4% है हमारा पूरा का पूरा जो ब्लू इकोनॉमी का साइज है वो। हमारे पास 7,517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स भी हैं, और हमारे पास 12 के अलावा 187 नॉन मेजर पोर्ट्स भी हैं हमारे पास। तो ये सबसे, और इसके अलावा जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, ये वो एरियाज़ है जहाँ से हमारे ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ब्लू इकोनॉमी के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी भी कहाँ होती है, फिशरीज़ है, टूरिज्म है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट भी है। तो आफ्टर दिस चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स ना, हम लोग ब्लू इकोनॉमी को मॉनिटर और इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स भी एस्टेब्लिश करने वाले हैं। लेकिन ब्लू इकोनॉमी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हमारे पास राइट नाउ ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है, हमारे पास कोई ढांचा नहीं है जहाँ पर हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को फिट कर सकें। तो परमिशन लेना, लीज लेना, इवैल्यूएशन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेजिस्लेशन, कोई कानून भी हम लोगों ने अभी तक ऐसा बहुत फर्म नहीं बनाया भी है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। ड्राफ्ट है ब्लू इकोनॉमी का जो कि प्रिपेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा 2021 में। देन मोर देन दिस मेजरमेंट के चैलेंजेस हम लोगों ने देखा, कोस्ट लाइन का साइज देखा हम लोगों ने, वी लुक्ड एट द पोर्ट्स, वी लुक्ड एट द मेजर एंड द नॉन मेजर पोर्ट्स, बट मोर देन दिस वी नीड द इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस विच लैक, है ना, ओशन बेस्ड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। देन वी हैव द क्लाइमेट चेंज इज देयर, फिशिंग है, फिशिंग क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। देन मरीन का हम लोगों ने प्लास्टिक पॉल्यूशन पिछले टॉपिक में देखा था, बट मरीन में भी प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, बहुत स्पेसिफिकली वही टारगेट करना चाहिए हमको। तो ये सब चीज़ों को हम अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट अप ए नोडल एजेंसी। नोडल मतलब होता है द वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसको ड्यूटी दी जा सकती हो। पीरियोडिकल स्टडी की जा सकती है, टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टडी कर सकते हैं। उसमें हम लोग वी कैन चेक आउट द मेजरमेंट्स, है ना, क्या ग्रोथ हो रही है। एक नया नेशनल मैप बना सकते हैं, वी कैन हैव अ डेटा पॉलिसी ऑल्सो, पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू ब्लू इकोनॉमी ओनली, स्पेसिफिकली ब्लू इकोनॉमी के लिए। तो डेटा सिक्योरिटी वहाँ पे हमको चाहिए होगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द AI, आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रहा है, बिग डेटा इज़ देयर, है ना। देन वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ देयर, IoT इज़ देयर, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, नॉट जस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वी कैन गो फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल। तो ये सारे के सारे सेक्शंस अगर पे हम इन पे काम करते हैं तो हमारा जो टारगेट है कि हम लोग 4% GDP से इसको और फर्दर आगे इंक्रीज करना चाहते हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे आसानी से। तो अगर मेंस में आता है तो ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ ब्लू इकोनॉमी, ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट वॉन्ट बी मच रेलिवेंट, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी इज़ मोर अबाउट योर मेंस ओनली। मेंस में आपको पूरा टॉपिक आ सकता है कि इस इकोनॉमी से क्या बेनिफिट होंगे, तो दिस कैन बिकम मेजरली पार्ट ऑफ योर GS3, वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। टॉपिक है 5.8 रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन, RECEIC। सबसे पहले मैं आप लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बता देता हूँ। सर्कुलर इकोनॉमी काम करती है एक इनपुट दूसरे एक चीज़ का आउटपुट दूसरी चीज़ के इनपुट के तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो थिंग्स आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर मैनर एक इकोनॉमी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप जब रीयूज़ करते हो, है ना, रिसाइकिल कर रहे होते हो, तो वो भी एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट बन रहा होता है ना। तो रिसेंटली RECEIC लॉन्च किया गया था G20 की 4th एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में। इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो जो भी ग्लोबल रिसोर्स का कंजम्पशन हमारा हो रहा है ना, वो 1970 से लेकर अभी तक, यानी कि पिछले 53 ईयर्स में वो ट्रिपल हो चुका है। अगर पहले हम लोग 100 kgs खाते थे उस टाइम पर, तो अभी हम लोग 300 kgs कंज्यूम कर रहे हैं। एंड दिस कंजम्पशन इज नॉट जस्ट इन द वेट, दिस इज मोर इन द इकोनॉमिक टर्म्स ऑल्सो। ग्लोबल इकोनॉमी सर्कुलर कितनी है, तो हम लोग देखते हैं सिर्फ 7.2% ही सर्कुलर है। वी नीड टू एक्सपैंड दिस। भारत के अंदर सिर्फ 20% ही ऐसे गुड्स हैं जो कि रिसाइकल किए जाते हैं। इंडिया ग्रीन हाउस गैसेस का, द GHGs का 3rd लार्जेस्ट एमिटर है, और इसके कारण जितने भी वर्ल्ड में एमिशंस होते हैं उसके कारण 9.2% इंडिया से जाता है। सो यू सी ऑल दिस डेटा इज़ गुड। बाकी डिपेंड करता है आपने कितने कैसे नोट्स बनाए हुए हैं। सो बेस्ड ऑन योर नोट्स आप इसमें से चीज़ें अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो RECEIC है, ये एक इंडस्ट्री के द्वारा इनिशिएट किया गया एक कॉन्सेप्ट है। इसमें 39 कंपनीज़ हैं और 11 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स होने वाले हैं। वी ऑल नो अबाउट कि 2015 में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम लोग इनको अचीव कर लेंगे।
एंड इसके अलावा क्लाइमेट गोल्स भी हमारे पेरिस एग्रीमेंट में। तो ये सब के सब हमारे रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री की कोलिशन में काउंट होंगे। गोल्स और टारगेट्स हैं कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के। वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक इन डिटेल। किगाली अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो इन सब चीज़ों पे काम किया गया है। तो हम लोगों को बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज दिखानी पड़ेंगी कि अब तक क्या काम किया गया है। एंड वेस्ट मटेरियल का हम लोगों ने ऊपर भी टॉपिक देखा था, तो वेस्ट मटेरियल का कैसे हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट मटेरियल को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा। वैल्यू चेन्स के अंदर ना डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स आपस में कॉपरेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। देन वी हैव टू वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द कैपेबिलिटीज़। क्षमता बढ़ाने के साथ साथ तकनीक का भी हमको काम करना पड़ेगा। और ऐसी टेक्नोलॉजी खास करके जो हाई इम्पैक्ट वाली होती है ना, समथिंग विच गिव्स बिगर इम्पैक्ट, ये नहीं कि नॉर्मल टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन हाई इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। स्केल अप करने के लिए, है ना, चीज़ों को बढ़ाने के लिए वी कैन वर्क ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स भी अगर प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा आती है तो बेहतर है। गवर्नमेंट भी करता है इन्वेस्टमेंट, बट प्राइवेट जो होता है ना वो इनोवेशन लेके आता है साथ में, और इनोवेशन के साथ में वो प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंड होता है। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंड ना एफिशिएंसी लेके आता है। तो वी हैव एफिशिएंसी एंड वी हैव इनोवेशन इफ़ वी गेट अप द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। दूसरी कंट्रीज़ की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनसे हम लोग वी कैन लर्न फ्रॉम देम, ठीक है, एंड देन वी कैन इम्प्लीमेंट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर अस। कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी को और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। 2019 का हमारा नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी है। लाइफ मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आने वाले 2-3 सालों में आपको हर बार यूज़ करना है। स्वच्छ भारत मिशन है, जिसमें हम लोगों ने जीरो वेस्ट कंट्री बनाने का टारगेट रखा है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूस करेगा ना उसकी जिम्मेदारी होगी। ये एग्जाम में आ चुका है आपके पहले प्रीलिम्स में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। माइंड मैप्स देख लेना, उसमें सारे डिटेल में है, शॉर्टकट में याद करने का तरीका मिल जाएगा। मेटल्स को रिसाइकिल करने की नीति बनाई गई है, पॉलिसी। एंड नीति आयोग और यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्ट्रेटजी ऑन रिसोर्सेज एफिशिएंसी। तो ये स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। ये सारे के सारे स्टेप्स जो है ना आपको मेंस में आंसर राइटिंग लिखने में बहुत मदद करते हैं। वैसे अपने आप में सब एक इंडिविजुअल टॉपिक है। हम लोगों ने जब ये लाइफ मूवमेंट आया था तब भी कवर किया था पूरा टॉपिक। चाहो तो माइंड मैप से पढ़ लेना। ईपीआर पहले भी एग्जाम में आ चुका है। स्वच्छ भारत मिशन आपको मालूम ही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी कवर हो चुके हैं। तो ये था हमारा सर्कुलर इकोनॉमी वाला टॉपिक, जिसमें ये RECEIC को लॉन्च किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर आर, ये टॉपिक वैसे सारे के सारे मेंस के अपने आप में, लेकिन जब मेंस का पूरा कवर करते हैं तो यू गेट टू नो कि अच्छा ये चीज़ तो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है इन दैट वे। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। टॉपिक नंबर 5.9 है IMO है हमारे पास, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो शिप्स होती है ना, जहाज़ वगैरह होती हैं, तो उनसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है IMO ने, एंड इसको अडॉप्ट किया गया मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा होता है ना, उसमें से ऑलमोस्ट 2.89% जो आ रहा होता है ना, वो सारा का सारा शिप से आ रहा होता है। तो अगर इसको भी टारगेट करते हैं तो 3% का भी जब रिडक्शन करेंगे तो ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमारे पास ब्लैक कार्बन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, और हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज़ के नाम दिए गए हैं जो इस तरह के एमिशंस को रिड्यूस करने में मदद करेगा। देयर इज़ क्लोज्ड रूप स्क्रबर। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें बेसिकली जो अल्कलीज वगैरह होते हैं, अब अल्कलीज आपको पता होगा, स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, एसिड बेस एंड ऑल चीज़ पढ़ रहे होते थे। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो ये क्या करता है कि सारी की सारी जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है ना, एग्जॉस्ट गैसेज मतलब जो शिप के जो वो जब इंजन चल रहा है धुआं निकल रहा होता है ना, वहाँ लगाया जाता है। तो इससे बहुत सारा जो पोल्यूशन होता है ना, ग्रीन हाउस गैसेज, वो ट्रैप हो जाती हैं। देन कैटालिटिक रिडक्शन SCR, ये हम लोगों ने पहले एक बार आया था न्यूज़ इन शॉर्ट में, तब कवर किया था। तो ये टेल पाइप एमिशंस को कम करने में मदद करता है। देन वी हैव स्लो स्टीमिंग, स्टीम करने को, स्लो करने का। तो जो कार्गो शिप्स होती है ना, उनकी स्पीड को अगर हम कम कर देंगे तो यानी कि उनको कम कोयला चाहिए होगा, क्योंकि स्पीड कम है तो इतना तेज़ जलाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोयला कम चाहिए होगा तो यानी कि हमको पॉल्यूशन नेचुरली हम लोग कम कर पाएंगे। तरीके होते हैं स्लो स्टीमिंग, SCR, क्लोज लूप स्क्रबर। अभी जो स्ट्रेटेजी की जा रही है ना, उसमें हम लोगों को 2030 तक का टारगेट है कि भाई 40% तक इसको रिड्यूस कर दो आने वाले अगले कितने सालों में, 7 ईयर्स के अंदर। और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, है ना, ताकि एटलीस्ट 5%, स्ट्राइविंग फॉर 10% एनर्जी यूज़ की जाए। मतलब ये पॉइंट ना याद करने के नहीं होते हैं, जस्ट याद करने का क्या है, एक तो ये 2.89% शिप से आ रहा है,
टारगेट है कि 2030 तक 40% कम करेंगे। भाई ये 2 डेटा याद कर लोगे तो मेंस में तो 2 ही लिख पाओगे। इस तरह का टॉपिक आएगा। तो शिप का डायरेक्ट टॉपिक कभी नहीं आएगा आपसे, ठीक है। वो डायरेक्ट बड़ा टॉपिक पूछेंगे, उसमें फिर आपको शिप का एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 5 साल तक रिव्यू करो। अभी शुरुआत की है तो पहला जो रिव्यू होगा वो 2028 में होगा, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजी पे काम किया जा रहा है, 5 साल में रिव्यू करेंगे तो इट विल गिव गुड रिटर्न्स। चैलेंजेस हैं कैसे, जब भी अब शिप से एमिशन को कंट्रोल करना है, इवन अगर आप स्लो स्विमिंग भी करोगे तो इतना ईजी तो नहीं होने वाला ना भाई। इश्यूज होंगे, कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, सबसे कंप्लाई करना। फिर ये जो चीज़ इनिशिएट की जा रही है ना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है अभी तक। रेट्रोफिटिंग के अंदर, रेट्रोफिटिंग मतलब होता है जब शिप के इंजन आप बदलोगे तो पूरा चेंज करना पड़ता है। वो चीज़ बहुत महंगी पड़ती है ना, क्योंकि अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं उसमें डीकार्बनाइजेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रांजिशन टू द कन्वेंशनल फ्यूल। क्योंकि जो अब कोई भी होगा, मतलब सिंपल इस पॉइंट से समझने की कोशिश करो। रेट्रोफिटिंग करोगे, नया इंजन लगाओगे, इंजन महंगा होगा, इंजन को फ्यूल के हिसाब से चेंज होना, फ्यूल का प्राइस जो होता है मार्केट के सप्लाई डिमांड के हिसाब से चेंज हो रहा होता है। दूसरे चैलेंजेस हैं, वर्कफोर्स चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो शिप से एमिशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। भारत के अंदर हमारा हरित सागर ग्रीन पोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, फिर इंडिया पहला कंट्री बना था IMO के ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट के लिए। मैरीटाइम विजन है हमारे पास, कुछ पोर्ट्स को हम लोगों ने हाइड्रोजन हब डिक्लेयर किया गया है। सेंटर ने 2030 को टारगेट सेटअप किया था कि ग्लोबल हब बनाएंगे फॉर द ग्रीन शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। ये तो इंडिया वाले थे, आपको सारे याद नहीं करने, जस्ट रिमेंबर 2 जो आपको ईजी लगे ना, 2 याद कर लेना। मेंस में आंसर राइटिंग में सारे लिखने का समय नहीं होगा, 2 लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, सारे याद करने के चक्कर में सब कुछ गंवा दोगे। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन है ग्रीन शिपिंग का, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है तो क्यों उसको सोचना। फाइनेंशियल सस्टेनेबल मैरीटाइम का, पर इसमें ये ऐसे पढ़ लेना ज़रूरी है, हो सकता है कल को प्रीलिम्स में आ जाए कि इंडिया ने साइन किया हुआ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। देन फाइनेंसिंग द सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, फिनस्मार्ट है, ग्लोबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन सेंटर है, IMO केयर्स करके आया था, फाउंडेशन प्रोजेक्ट है। तो देखो आपको जो ईजी लग रहा हो मेंशन दैट वन। और इंडिया ने अगर साइन नहीं किया है तो क्यों उसकी तरफ जाना है आपको। हाँ, इंडिया वाले लिखो, काफ़ी रहेंगे। तो ये था हमारा IMO की स्ट्रेटजी वाला। हो सकता है कि इनमें से किसी टेक्नोलॉजी के बारे में वो प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेंगे। बाकी अगर शिप से कैसे करना है तो ये ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का टॉपिक बनता है GS3 में, एनवायरनमेंट का। तो वहाँ पर आप मीन्स में डेटा वगैरह यूज़ कर सकते हो कुछ। दीज 2 डेटा आर वे मोर इम्पोर्टेंट। टॉपिक नंबर 5.10 है अबाउट विंड एनर्जी। एक स्टैंडिंग कमेटी है एनर्जी पर, रिसेंटली उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी ऑन इवैल्यूएशन ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। देखो विंड एनर्जी क्या होती है आप समझते होंगे, हवा से चलने से जब हम जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 तरह की होती है, ऑन शोर एंड ऑफ शोर। तो ऑन शोर मतलब किनारे पर कोस्टल एरियाज वगैरह होते हैं, फार्म लैंड होते हैं। ऑफ शोर मतलब समंदर के अंदर, है ना, जो वाटर की लार्ज बॉडीज होती है वहाँ पर। डेटा बैंक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाइना, USA, जर्मनी के बाद इंडिया आता है 4th पोजीशन पर कि हमारे पास कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अगर हम लोग एनर्जी बास्केट की बात करें तो उसमें से विंड एनर्जी टोटल 10.3 बनता है, यानी कि जस्ट 1/10। एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो उसकी मतलब क्यूमुलेटिव कितनी है, दैट इज़ 43.7 गीगावाट। देखो इसमें ना ये 2 जो डेटा है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले की आप इग्नोर कर सकते हो। मतलब सोचो थोड़ा, जब आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे, उनको सॉल्व करोगे, और जब अपने टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज होती है ना उनको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा डेटा लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। ये भी अपने आप में एक एनालिटिकल स्किल है कि इसमें से मतलब ये जस्ट चूज दिस एज एन ऑप्शन। प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि अगर ये ABC है, इसमें से एक को एलिमिनेट करना हो तो किसको एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेट द C1। उसके बाद जो बच गए 2 वो आपके यूज़ के हैं। स्टार्ट थिंकिंग दीज टर्म्स एंड इट विल बिकम लिटिल ईजी फॉर यू। विंड एनर्जी के क्या फ़ायदे होते हैं, तो कुछ ईजी टॉपिक है, बच्चों वाला सब्जेक्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो क्लीन और रिन्यूएबल होता है। हमारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी उसमें पंचामृत कमिटमेंट्स थी, उसके लिए हेल्प मिलेगी। मेंटेनेंस इसका कंपैरेटिवली कम होता है। हाइब्रिड सिस्टम बनाने में मदद मिल जाती है। राजस्थान के अंदर हम लोग अपना हाइब्रिड सिस्टम बना रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जो दोनों तरीके से काम करेगा। तो राजस्थान में ना सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो सोलर प्लस विंड बन जाएगी। तो जब हवा चल रही होगी तो विंड का इस्तेमाल करेंगे, जब सोलर अवेलेबल होगा तो सोलर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा हाइब्रिड। कॉस्ट इफेक्टिव है, कंपैरेटिवली सस्ता होता है, ऐसा नहीं सस्ता होता लेकिन बाकियों के मुकाबले सस्ता ही होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे पास ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने कहा था कि इंडिया ऑलमोस्ट 10 लाख जॉब निकालेगा विंड एनर्जी पर ही। फिर सेल्फ रिलायंट है, रिन्यूएबल होती है। रिमोट एरियाज में भी जहाँ पर नॉर्मली इंसान का सेटलमेंट नहीं होता, हैबिटेट नहीं होता, वहाँ पर भी इसको सेटअप किया जा सकता है। लेकिन
इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ हाईली साइट्स स्पेसिफिक होते हैं और कुछ होते हैं विंड रिच साइड, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हवाएं तेज़ चलती हैं, वो जियोग्राफिक लोकेशन एडवांटेज है। तो ये प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर नहीं चल रही वहाँ का क्या करेंगे फिर। एक ड्राफ्ट है पॉलिसी का, रिपावरिंग ऑफ द विंड पावर प्रोजेक्ट, वो अभी तक पेंडिंग ही चल रहा है। वो बन जाएगा तो कुछ इंप्लीमेंट करना इजी होगा। टैरिफ बहुत लगता है। बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी को सेटअप करने के सोर्सेज जो होते हैं ना दूसरी कंट्री से मंगवाने के, तो उनमें इतना शायद टैरिफ मतलब कितना चार्ज लगाते हो आप, तो टैरिफ अलग टाइप का भी हो सकता है, कई टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, तो महंगा पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, भाई ये विंड फार्म के जो होते हैं ना, इनसे जानवरों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी कोलाइड कर जाते हैं, पंछियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कोलाइड कर जाते हैं, है ना। जब भी चल रहे होते हैं ना, पवन चक्की बोलते हैं हिंदी में इसको, तो नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है। और इनको सेटअप करने के लिए ना एरिया को क्लीन भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो आपस में टकरा के भी टूट जाती हैं, हवा से टूट भी जाती हैं, तो उसको एरिया को थोड़ा साफ रखना पड़ता है। कुछ और चैलेंजेस भी होते हैं ऑफ शोर वाले जो होते हैं, ठीक है। ऑफ शोर मतलब जहाँ दूर समंदर के अंदर बीचों बीच में, तो वहाँ पर कभी कभी ना विंड एनर्जी की कैपेसिटी को हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते, पता नहीं चलता कि किस रीजन में कितनी हवा ज़्यादा चलेगी, कहाँ पर वेव्स का कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। देन जो अब मान लो भाई ये पूरा का पूरा लैंड मास है, ठीक है, यहाँ पर ये दूर समंदर है, अब समंदर में यहाँ पर आपने लगा दिया है, तो इसको यहाँ तक ये लैंड है, ठीक है, ये ओशन है, तो ओशन से लैंड तक पहुँचाने के लिए केबल्स चाहिए होंगी ना। वो केबल पानी के अंदर से आ रही होती है, तो उनका अलग एक डर रहता है, उनको प्रोटेक्ट करना ना, फिशिंग गियर में अटक सकती हैं, डिज़ाइन करना पूरा का पूरा विंड फार्म, उसको ऑपरेट करना। उसके अलावा फार्म्स वगैरह जो होते हैं उसमें कोस्ट लाइन को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो रेजिडेंट्स को चीज़ पसंद नहीं आती, फिशिंग कम्युनिटीज़ को ये सब पसंद नहीं आता, टूरिज्म वालों को भी बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके आसपास में मूवमेंट अलाउ नहीं होती है। आई रिमेंबर मैं एक बार 2019 में इन 2019 में बेंगलोर गया था, और मैं फर्स्ट टाइम बेंगलोर गया था बाय ट्रेन, मतलब ऐसी मन था एक्सप्लोर करने का कि चलो बेंगलोर ट्रेन से जाते हैं। दैट टाइम आई सॉ कि वहाँ पर एक ट्रेन एक बार रास्ते में रुकी थी, तब दिखाई दिया था एक पूरा का पूरा फील्ड था वहाँ पे कर्नाटका में, जहाँ उन्होंने विंड मिल्स लगाए हुए थे बहुत बड़े बड़े। तब समझ में आया था कि उसको एरिया को ना बहुत बड़े को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने जब कहा ना हैबिटेट लॉस वगैरह भी हो सकता है, देन दैट मेक्स सेंस। बट कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। 2015 की हमारे पास एक नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है विंड एनर्जी का, उसने एक मियो स्केल मैप बनाया था ताकि पता चल जाए पोटेंशियल साइट्स कहाँ है 8 स्टेट्स में। देन नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 की है, नई गाइडलाइंस भी आई थी हमारे पास। उसके अलावा जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम थी। इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है ना कि आप कितना जनरेट करोगे उसके बेसिस पर, जो जैसे हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ना, तो कुछ सिमिलर प्रोस्पेक्ट्स पर ही होता है। आप इतनी एनर्जी जनरेट करोगे, आप इतना रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। देन इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप ट्रांसमिट करोगे ना, तो उसमें जो चार्जेस लगते थे वो हटा दिए गए थे। तो ये सब चीज़ें की गई गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए। एक पॉलिसी थी फॉर रीपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट 2016 की। इसका एम था कि कैसे हम लोग इंडिया के अंदर विंड एनर्जी को बेहतर तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक एडिशनल इंटरेस्ट रेट का रिबेट मिलेगा। भाई आप अगर कुछ लोन वगैरह लेते हो इस विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको 0.25% का रिबेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली आपका और कम हो जाएगा। तो उसके लिए फिर स्टेट की नोडल एजेंसीज वगैरह होती हैं, कोई एडिशनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी उस पर नहीं होती है। सो दिस वाज वन थिंग। ये जो पॉलिसी थी इसमें मतलब रिपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट्स की, तो ये 2016 की है। 2022 वाले का भी ड्राफ्ट पेंडिंग चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, तो कमेटी जो थी अभी इसी टॉपिक में था ना, हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि भारत के अंदर विंड एनर्जी का क्या स्टेटस है। उन्होंने कहा कि हम कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आप इन पे काम कीजिए, नए और एफिशिएंट टरबाइन लगाओ, ठीक है, पुराने जो होते हैं थोड़े से रिटायर हो जाते हैं उनको रिप्लेस कर दो। VGF स्कीम होती है वायबिलिटी गैप फंडिंग में, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को जितना रिक्वायरमेंट होती है ना उसके हिसाब से आपकी फंडिंग हो जाती है। ऑफशोर विंड के ऊपर काम करो, तो उसकी डिटेल निकाली जाए ताकि कितना हम लोग वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। देन उसके अलावा उन्होंने कहा कि टैक्स ब्रेक लगा दो, ठीक है। और टैक्स ब्रेक का मतलब हो गया यहाँ पर कि जब जैसे हम लोगों ने देखा था टैरिफ का इशू होता है जब इनके इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री फ्रेंडली ब्रेक्स होने चाहिए ऑन द सेल ऑफ पावर। अगर इस एनर्जी को जब जनरेट करके, विंड एनर्जी को जनरेट करके कौन सी इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कितना वहाँ पर एनर्जी यूज़ हो रही है, कितना पावर वहाँ पर होने वाला है, कोई यूटिलिटी क्या होगी, वो इंडस्ट्री फर्दर इसको आगे सप्लाई तो नहीं करती है। इन सब के जजमेंट करके, सबका कैलकुलेशन करके, एनालिसिस करके फिर उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो कहाँ से लेना है, किससे लेना है, ताकि ये चीज़ महंगी भी ना पड़े और एंड कंज्यूमर तक उसको लगे कि यार कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उससे तो बेटर ही है। पॉलिसी फ्रेमवर्क को थोड़ा मजबूत बनाया जाए, रॉबस्ट बनाया जाए, है ना। ऑफशोर विंड फार्म के स्पेसिफिकली हमको लार्ज टर्बाइन ब्लेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए
वो जनरल यूज़ है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ है ऑपरेशन को बेहतर करने के लिए। तो दिस वॉज अबाउट विंड एनर्जी। ये टॉपिक पूरा का पूरा आपका मेंस स्पेसिफिक होने वाला है, तो इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। लेट्स क्विकली कवर द न्यूज़ इन शॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट सेक्शन। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस। फसल को उगाने के बाद उसकी जब कटाई होती है उसके बाद कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उसको मैनेज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस आई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, उन्होंने उनको रिवाइज किया है। तो ये है एक्स सिटू मैनेजमेंट। एक्स सिटू मतलब होता है कि जहाँ पर वो क्रॉप का रेजिड्यू का ऑरिजिन है ना, उस ऑरिजिन से हट के एग्जिट साइड मतलब एडिशनल जगह पे जाकर बाहर कहीं, तो जो भी पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में पैडी स्ट्रॉ यानी कि जब चावल होता है ना, चावल का पौधा होता है, जब चावल उसमें से निकाल लेते हैं ना, उसका पीछे का जो पार्ट रह जाता है, पूरी जो प्लांट का पूरा ट्रंक एंड ऑल रह जाता है ना, उसको सूखे को, उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पैडी स्ट्रॉ बोलते हैं। तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? उसको जब जलाते हैं तो बहुत नुकसान होता है, CH4, CO, N2, NOx वगैरह ये सब चीज़ें निकल रही होती हैं, एनवायरनमेंट को, सॉइल को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। तो गाइडलाइंस में था कुछ टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएं, इन सबको मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे 65% तक का। जब एक्स2 मैनेजमेंट होता है ना क्रॉप के रेजिड्यू का, तो बायोमास के पैलेट मतलब छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, तो उनको फिर हम थर्मल पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। फिर CBG कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाती है उन पैडी स्ट्रॉ से। अल्कोहल का प्रोडक्शन भी होता है पैडी स्ट्रॉ से। देन वी हैव CCTS कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई की थी ये स्कीम। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट बनाया जाएगा जो इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज करने में मदद करेगा और हमारे जो एमिशन है उसको 2005 से और 2030 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें 45% कम करने की कोशिश करेगा। देखो इसके लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। स्टीयरिंग मतलब होता है जो पूरा का पूरा गाइडलाइंस देगी, डायरेक्शन देगी इसको। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका मेन एडमिनिस्ट्रेटर होने वाला है। रेगुलेट करने के लिए हमारे पास सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है और इसकी रजिस्ट्री वगैरह जो होगी वो होगी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास। मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है? एक एमिटर है, कोई भी कंपनी हो सकती है, एक एमिटर बी होता है, ठीक है। एक लिमिट बनाई जाती है, ये होता है कि भाई आप इतना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर सकते हो, ठीक है। और ये एक्चुअल में ये जो होता है ना एमिटर बी, इसकी लिमिट तो यहाँ पर है, लेकिन इसने किया कितना, यहाँ तक जहाँ ये वॉयलेट कलर है, ब्लू वाला इसने बचा लिया अपना। तो मे बी फॉर एग्जाम्पल ये 100 यूनिट्स होगा, इसने बचा लिया, ठीक है। जो ए था उसको भी यही बोला गया था कि यहाँ तक करना, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने ऊपर तक चला गया वो। तो जो रेड वाला पार्ट है ना ये उसने एक्स्ट्रा कर दिया है। मान लेते हैं कि 100 यूनिट इसने भी एक्स्ट्रा कर दिया, इसने 100 यूनिट अपने गिवन लिमिट से कम किया। फिर ये क्या करेगा, अपने कार्बन को ना जो इसने कम किया था ना उसको सेल कर देगा और ये बोला था यार मैंने ज़्यादा कर दिया, तूने कम किया, एक काम करते हैं कार्बन का जो मार्केट है ना इसमें सेल परचेज कर लेते हैं। तो ये एमिटर ए जिसने ज़्यादा कर दिया था लिमिट से, ये पैसा दे देगा इस मार्केट के थ्रू बी को, और बी जो है उस पैसे को इतने में यूटिलाइज कर लेगा। तो क्या हुआ, लिमिट तक जो मेंटेन किया गया और जब इसने इसको पैसे दिए तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को और फर्दर ग्रीन डेवलपमेंट में यूज़ करेगा। इंडिया क्लाइमेट, मतलब ये जो तरीका था ना मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, जब भी आता है डायग्राम ये बस समझ लेना, ऐसे कार्बन मार्केट काम करता है। ICED इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड नीति आयोग ने रिलीज़ किया था, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रियल टाइम डेटा मिलता है एनर्जी सेक्टर को लेकर के और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म वगैरह है। बस इतना ही जानना है, नीति आयोग का बनाया हुआ ये पता होना चाहिए। देन वी हैव WMO ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन। WMO क्या है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें ओजोन लेयर को रिकवर करने के लिए ना एक बुलेटिन बनाया गया है। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उसमें उसके अमेंडमेंट्स के कारण ना बहुत हद तक जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे ना उसको 99% तक एलिमिनेट कर दिया गया है। हुंगा हैपेई वॉल्केनिक इरप्शन जो था ना 2022 में हुआ था जनवरी में, उसके कारण जो वाटर वेपर कंटेंट था ना स्ट्रेटोस्फीयर में वो डबल हो गया था 5% से 10% तक, और जो नियरली जो 90% अर्थ का ओजोन है ना वो स्ट्रेटोस्फीयर में है। तो ये जो बुलेटिन था ना इसमें पता चल रहा है कि कितनी रिकवरी होती है। बस इतना ही था टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको ऐसे पढ़ते चलो। देखो ये जो PDF होगी ना हाईलाइटेड PDF, ये टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके सेव कर लेना, और जब एग्ज़ाम हो ना तो PT 365 पढ़ रहे हो तुम्हारी चॉइस है। अगर मान लो किसी का मन ना हो वो पढ़ने का तो न्यूज़ इन शॉर्ट के जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है ना मैंने ये पक्का पढ़ के जाना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का टकराते हैं यहाँ से। 5th है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एनिमल कम्युनिकेशन। देखो एनिमल कम्युनिकेशन पे
केमिकल कम्युनिकेशन होता है वाया इन्फोकेमिकल्स। इन्फोकेमिकल्स क्या होते हैं? हार्मोन्स, फेरोमोन्स और एलेलोकेमिकल्स। तो शार्क इनका इस्तेमाल करती हैं अपने शिकार को ढूंढने के लिए, कुछ प्लांट स्पीशीज इनका इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है ना, इस पर बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ता है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो इन्फोकेमिकल जो होते हैं ना, उनका प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो एनिमल्स लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। अभी आपको पता होना चाहिए, देखो इन्फोकेमिकल्स क्या होते हैं, है ना। और ये टॉपिक का पता, ये ना मेंस का टॉपिक बन सकता है पूरा का पूरा। पहले से मैं तो कोई यूपीएससी का पर्सन हूँ नहीं, बट अगर कल को मैं एक एग्जामिनर होता हूँ ना, आई कैन मेक अ मेंस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होता है एनिमल कम्युनिकेशन पे। इट्स अ ब्यूटीफुल मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन। फ्लोरा एंड फोना डेटाबेस। फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को, फोना बोलते हैं एनिमल्स को। उसका डेटाबेस है। तो इंडिया ने 664 एनिमल की स्पीशीज अपने फोना में ऐड की हैं और 399 टैक्सा अपने फ्लोरा में ऐड किया है। ये जो लिस्ट थी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। फॉनल जो डिस्कवरीज हैं वो जूलॉजिकल सर्वे और जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये कंपाइल करता है। मैक्सिमम डिस्कवरीज हैं फ्लोरा फोना की हुई हैं केरला के अंदर। इनके सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, ना मैंने इनको अंडरलाइन किया है, क्योंकि ना कई सालों पहले ना एक क्वेश्चन आया था प्रोसोपिस जूलीफोरा करके नाम से, और उसके बाद एक और आया था ऐसे दो। तो पिछले 6 से 7 सालों के अंदर ऐसे 2 क्वेश्चन आए हैं अलग अलग सालों में, बहुत गैप के बाद। तो डू नॉट गो फॉर दीज नेम्स, इनको पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। वो आएगा तो वो किसी को नहीं आएगा। 2022 में एक वो आया था ना गुच्ची गुच्ची करके, किसी को नहीं आता था वो मशरूम वाला जो था। तो वो जो क्वेश्चन थे, वो जिनको एलिमिनेट करने का तरीका पता होगा वो वैसे ही एलिमिनेट होते हैं। और इस बार 2023 में आप लोगों ने देखा होगा एलिमिनेशन को यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया बहुत हद तक। तो इन चीज़ों को ऐसे पढ़ के अपना समय बर्बाद मत करो, नोट्स मत बनाना इनके। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1960 में बनाया गया था, और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये 1890 में बना था। बहुत पुराने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं। गम्बूशिया एफिनिस। अब आपको ही पता होना चाहिए, गम्बूशिया जो है एक फिश को बोलते हैं। तो एक आया था ना क्वेश्चन, क्या था, रेड या गोल्डन मसीर करके था। गोल्डन मसीर क्या होता है? फिश होता है। तो PYQ से सॉल्व हो रहा था वो क्वेश्चन। तो जो PYQs भी करते हो, इससे नाम बस पढ़ लिया ना, ठीक है। गम्बूसिया क्या होता है? फिश होता है। आंध्र प्रदेश ने गम्बूसिया फिश को अपने स्टेट की वाटर बॉडीज में रिलीज किया था, क्योंकि ना वहाँ पर मलेरिया डेंगू बहुत हो रहे हैं। तो जो गम्बूसिया है ना, ये US में एक्चुअली पाई जाती है, वहाँ की नेटिव है। इसको मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ना एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है जिसके कारण मॉस्किटो को लार्वा कंट्रोल हो जाता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ भी है। गम्बूसिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल करने में बहुत काम आती है। क्रिप्टोबायोसिस। साइंटिस्ट एक माइक्रोस्कोपिक वॉर्म लेके आए हैं, उसको जिंदा किया है उन्होंने। वो साइबेरियन परमाफ्रोस्ट में 46,000 ईयर्स से जमा हुआ था। तो एक स्टेट होता है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस। उस स्टेट में एंटर करके देखो, यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें समझनी होंगी। एक तो ये परमाफ्रोस्ट क्या होता है? बहुत लंबे समय तक जब बर्फ़ वगैरह जमी रहती है ना ज़मीन पर कई सालों तक, उसको परमाफ्रोस्ट बोल देते हैं, सिंपल। तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें बहुत सालों से ट्रैप होती हैं, तो फ्रोजन होती हैं, उनको रिवाइव भी किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना जुरासिक पार्क वाली, जुरासिक पार्क 1990s में आया था शायद पहला पार्ट उसका। उसमें ना एक छोटा सा उसके पास वो होती है, वो जो मेन बंदा होता है ना, जो एक वाइट कोट पैंट वाला, उसके पास एक स्टिक होती है, उसकी जो बैंत होती है, उस बैंत के ऊपर ना एक ऐसे वो होता है, क्रिस्टल सा होता है, उसके अंदर ना एक मच्छर सा टाइप का होता है। वो जुरासिक एरा का होता है। तो बहुत पुराने सालों की चीज़ें ना फ्रोजन होती है, उनको रिवाइव किया जा सकता है। क्रिप्टोबायोसिस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, जो कोई अपना विजिबल साइन नहीं दिखाता, मतलब अलाइव नहीं होता है, तो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है इस ऐसे स्टेट के अंदर बिना किसी वाटर एंड ऑक्सीजन के। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसका प्रोसेस यही होता है। एंड बेसिकली क्रिप्टोबायोसिस को हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेरी डेथ हो जाती है एक ऑर्गेनिज्म की। तो इस तरीके से टर्म को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहुबली कैटल फेंस, बैम्बू फेंस। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट कोशिश कर रहा है कि बाहुबली कैटल फेंस जो उनको हाईवेज के आसपास लगाया जाए। तो क्या होगा ना, बाहुबली कैटल फेंस से हाईवेज के आसपास लगाओगे तो जानवर उस एरिया से एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, और उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो बाहुबली कैटल फेंस क्या है? बैम्बू आप लोग जानते होंगे, बांस को बोलते हैं। तो इसको हम लोग इस पर क्रियोसोट ऑयल लगाते हैं और उसके ऊपर हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन लगाते हैं। तो स्टील की तरह ही एक ऑल्टरनेटिव का काम करता है, ये मजबूती का काम करता है। सेलसोला ओपोसिटिफोलिया डेस्फोंटानिया अभी इसको कौन याद रखेगा, कोई नहीं याद करता। एक नई स्पीशीज़ है, रिसेंटली डिस्कवर की गई है, और एक पेरेनियल श्रब है। पेरेनियल मतलब होता है कि हमेशा पाया जाने वाला होता है। तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बस। होलोबायोन्ट्स, एनिमल प्लांट्स आर नो लॉन्गर हेराल्डेड एज ऑटोनमस एंटिटीज़ बिकॉज उनका जो बायोमोलिकुलर नेटवर्क होता है ना, उसमें वो माइक्रोब्स के साथ एसोसिएटेड होता है, दैट इज़ होलोबायोन्ट्स। तो इन शॉर्ट
होस्ट होता है, उसके माइक्रोब्स होते हैं, एक यूनिट में रहते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब आपस में मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करके। ये आप लोग वहाँ पढ़ते हो। किसी को लगे कि यार ये चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, ये आपके सब उसमें गिवन है। जब आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है ना, उसमें स्टार्टिंग में जो आपका वो होता है स्टैटिक पोर्शन, वहाँ ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो, सिम्बायोसिस में क्या क्या चीज़ें रहती है। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, अगर ये नहीं याद होता है तो। ये सब मैंने कर तो दिया था अंडरलाइन, फिर मुझे बाद में लगा कि इसका कोई पॉइंट नहीं होगा आप लोगों का पढ़ने का। इन चीज़ों को देख के जैसे डरना मत कि यार ये अजीब अजीब नाम है या आ गया एग्जाम में, तो आएगा तो एक आएगा बहुत डेंजरस आएगा और वो किसी को नहीं आता होगा। और उस क्वेश्चन से ना कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं होगी। कट ऑफ ऊपर नीचे होती है पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री और जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं उनसे। वो पूरे आने चाहिए आपको। पॉलिटी तो पूरा आना चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, तो 9 तो आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके 9 करेक्ट नहीं तो देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट आई है, UNDRR ने उसको रिलीज़ किया है, 2023 की है। तो उन्होंने कहा कि 80% इंक्रीज़ हुआ है क्रॉप फेलियर का और हंगर का रिस्क, खास करके सब सारण अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में ड्राउट के कारण। नंबर ऑफ डिजास्टर जो थे ना, वो पिछले 50 सालों में 5 गुना बढ़ चुके हैं। DRR का क्या है, उनका काम होता है कि डिजास्टर के रिस्क का रिडक्शन करने के लिए तो कोशिश करते हैं कि जो भी नेचुरल हज़ार्ड्स होते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट वगैरह, इन सब के कारण को जो भी नुकसान होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो UNDRR के हेडक्वार्टर जेनेवा में है, 1999 में इनको बनाया गया था। और जो हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, उसका कस्टोडियन है, उसका मतलब उसको संभाल के रखता है, उसके ऊपर काम करता है। रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं तो। ठीक है, रिस्क क्या होता है? वल्नरेबिलिटी का रिस्क होता है, एक्सपोज हो सकते हैं, हज़ार्ड आ सकता है। तो क्या क्या एक्शन लोगे आप उस वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए? सोशल प्रोटेक्शन, अपनी लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई कर दो। लाइवलीहुड का मतलब क्या? आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कितना है? ज़मीन है, बिजनेस है, जॉब कर रहे हो, ट्रेडिंग करते हो, क्या करते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, डाइवर्सिफाई कर लो, एक चीज़ पर डिपेंड मत रहो। इंश्योरेंस के सॉल्यूशंस पे काम करो, ऐसा घर बनाओ जो हज़ार्ड प्रूफ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। एक्शंस टू रिड्यूस द एक्सपोजर, कोस्टल रिट्रीट और रीसेटलमेंट, रिस्क सेंसिटिव लैंड यूज़ प्लानिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाओ, है ना, हज़ार्ड्स को रिड्यूस करने के लिए। इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड हमारे कोस्टल फ्लडिंग को रिड्यूस करने के लिए इकोसिस्टम बेस्ड मेजर लेने चाहिए। और जो हमारा कोस्टल स्टॉर्म एनर्जी होता है उसको मैंग्रोव्स जो होते हैं बहुत हद तक रोक लेते हैं, उनको कैसे मैनेज करोगे? तो इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। सिंपल है, मैं बस ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ, ये आपको इनको नोट डाउन मत करना, ये आपके नोट्स में वैसे ही आप ऐड करते चलते हो मेंस में। Then we have a scheme for expansion and modernization of the fire services in the states. तो होम मिनिस्ट्री, अब ये ध्यान रखने की चीज़ है, फायर सर्विसेज का डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। तो उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर ना हमको जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है ना, उसके तहत हमें कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा ताकि फंडिंग की एक विंडो क्रिएट कर सकें। तो ये जो फंड है ना, ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता है 2005 में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, आप इस एक्ट को स्किप नहीं कर सकते। तो जो स्कीम है, इसकी रिकमेंडेशन पर हमारे 15 फाइनेंस कमीशन से आई थी। ये 15 फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, डायरेक्टली नहीं आया था। एक्चुअली 14 फाइनेंस कमीशन जब बन रहा था ना, तो उस पर क्वेश्चन आया था। 15 जब बन रहा था तो 14 के कंपैरिजन में आया हुआ था वो। तो इन्होंने कहा था कि 12.5% हर एक स्टेट को देना पड़ेगा NDRF वगैरह में, SDRF में। तो ये अपने आप में पूरा अलग टॉपिक है, इन्वायरमेंट का नहीं, अलग से है। सो डू स्टडी दिस टॉपिक ऑल्सो। तो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं कि जो टोटल NDRF का फंड होगा ना, उसमें से 5,000 करोड़ जो होंगे वो इस पर दिए जाएंगे फायर सर्विसेज को प्रायोरिटी देने के लिए। फंड्स को अवेल करने के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट को 25% अपने टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, मतलब 25% अपने टोटल बजट में से निकालना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन को 10% देना पड़ेगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। अर्थक्वेक स्वाम, तो पिछले 24 घंटे के अंदर, मतलब पिछले नहीं, ये जब टॉपिक न्यूज़ में था, 24 घंटे के अंदर आइसलैंड के अंदर 2200 अर्थक्वेक देखने को मिले थे। तो आइसलैंड क्या है? एक बड़ा ही लार्ज और एक एक्टिव वॉल्केनिक रीजन है। ये देखो, आइसलैंड है और एक ग्रीनलैंड है। तो इनमें ना दोनों में पता है क्या आयरनी है? आइसलैंड जो है ना वो कंपैरेटिवली ग्रीन है और ग्रीनलैंड जो है ना वहाँ पे आइसी आइस है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप मैप पे देखोगे ना, तो ग्रीनलैंड का जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा दिखता है मैप पे, इंडिया से भी बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं। तो ये दो नाम हैं, माउंट फागरा, डस्ट फॉल, और ये जो नाम है आई थिंक ये डेनिश लैंग्वेज में है। आई कैन नॉट प्रोनाउंस देम, मतलब मैं प्रोनाउंस करूँगा तो मेरी जान चली जाएगी, पर आप नाम को देख लो। तो ये आइसलैंड के मेजर अर्थक्वेक जोन्स हैं। अर्थक्वेक और अर्थक्वेक स्वाम क्या होता है? स्वाम मतलब वही झुंड में आता है एक सम से, है ना। एक सिंगल अर्थक्वेक आया था या फिर 2200 आए तो अर्थक्वेक स्वाम बोल दिया उसको, और कुछ नहीं है। तो अभी आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट की, जब आप मेंस के नोट्स बनाते हो
प्रीलिम्स में शायद इतना डिजास्टर नहीं आएगा, बट हाँ प्रीलिम्स में पता हो क्या पूछ लेंगे, पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं, ये आपकी ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो। तो सडनली ग्राउंड शेक करने लगता है, सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, है ना, सिस्मिक वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं, पी एंड एस, सरफेस वेव्स होती हैं, रेले एंड लव, ये सब आप उसमें पढ़ते हो ज्योग्राफी में। सो डू नॉट वरी इफ दिस टॉपिक इज नॉट एक्सप्लेन्ड हेयर, आपकी एनसीईआरटी में बेसिक 11th-12th में गिवन होता है ये सब। मैकेनिज्म क्या होता है अर्थक्वेक का, बैकग्राउंड नॉइज आती है, फिर पहले सबसे पहले पी वेव आएगी, है ना, फिर एस वेव आती है, फिर सरफेस वेव आती है लास्ट में, एस और पी का इंटरवल, ये सब आपके वहाँ पर होता है, पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो इस टाइम पीरियड में डोंट गेट डीपर इनटू दिस, ये लोग इतना दे तो रखा है बट ये आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है ये, वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है। शेल्फ क्लाउड क्या होता है, तो ऐसे से ना कुछ बादल देखने को मिले थे रिसेंटली हम लोगों को, तो इसी चीज़ को बोलते हैं, उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं ये वाले बादल। अगर आप देखोगे तो ये बादल जनरली ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, तो एक शेल्फ टाइप की बना देता है, ऐसे शेल्फ से लग रही होती है। तो वही होता है जो क्यूमुलोनिम्बस क्राउड होते हैं ना, तो जनरली उसका जब कोल्ड डाउन ड्राफ्ट आने लगता है, तो जो यानी कि ठंडी जो हवा होती है ना, जो कोल्ड एयर होती है, वो ग्राउंड की तरफ स्प्रेड करना स्टार्ट कर देती है ना, तो पुश करता है एग्जिस्टिंग वार्म मॉइस्ट एयर को अपवर्ड की तरफ। तो फिर जब वो एयर जब राइज करती है तो वाटर वेपर वहाँ पे कंडेंस हो जाता है, वो पैटर्न जो होते हैं वो शेल्फ क्लाउड बन जाते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिना वैसे तो ये जो क्लाउड्स होते हैं समटाइम्स क्यूमुलोनिम्बस के नीचे भी दिखाई देते हैं, है ना, वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं, इंटेंस रेंज होती है, इन्हीं को हम लोग आर्कस क्लाउड भी बोलते हैं। देखो क्लाउड के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्लाउड सीडिंग पर क्वेश्चन आया था पहले प्रीलिम्स में, सो डू नॉट स्किप दिस पार्ट। और ये ना सीडीएस में बहुत पूछते हैं ये क्लाउड वगैरह पर। कास प्लेट्यू, तो महाराष्ट्र का जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है ये कास प्लेट्यू, और पठार बोलते हैं, प्लेट्यू को हिंदी में पठार बोलते हैं एक्चुअली। तो ये इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, और ये वेस्टर्न घाट्स के बायोस्फीयर में ही फॉल करता है। क्या रीजन है ये, इसका नाम जो है कासा ट्री से आया था, और ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट के लिए उसमें ऐड किया गया है अंडर वेस्टर्न घाट्स। यूरेलाइट क्या होते हैं, ये भी मीटेराइट्स ही होते हैं, जो कि बहुत ही जो मीटेराइट्स गिरते हैं ना अर्थ में, उसका बहुत टाइनी फ्रैक्शन होता है। तो सिलिकेट रॉक मिलेगा इसमें, ओलिवाइन पायरोक्सिन मिलेगा, इन सबको याद नहीं करना है, बट ये बताना चाहिए यूरेलाइट्स क्या होते हैं। तो इंडिया में जो 3 मेजर मीटियोर इम्पैक्ट क्रिएटर्स हैं पाए जाते हैं, तो इसके अलावा 2 हैं रामगढ़ में राजस्थान में, और महाराष्ट्र का लोनार तो मोस्ट पॉपुलर है, लोनार लेक है वहाँ पे। तो एक स्टडी की गई थी, उसमें पता चला था कि मध्य प्रदेश का जो ढाला क्रेटर है ना, वो एक मीटेराइट का कोलिजन हुआ था जिसको बोलते हैं यूरेलाइट, कुछ 2500 से 1700 मिलियन ईयर अगो। भाई 1 मिलियन के अंदर ना 10 लाख होता है, उसमें फिर आप ये 2500 से और कर लो आगे, तो इतने सालों पहले का कोई कोलिजन हुआ होगा, उससे बना था ये। तो ये एशिया की लार्जेस्ट है और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है। ये भी पूरा का पूरा ना प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करना। एंथ्रोपोसीन इपोच, साइंटिस्ट कहते हैं कि 1950s में एंथ्रोपोसीन इपोच स्टार्ट हो गया था। देखो ये आप लोग ना ज्योग्राफी में पढ़ते हो, डिवीजन कैसे हुई थी सीनोजोइक एरा की। तो एक एरा होता है, फिर उसमें पीरियड्स होते हैं, फिर उसमें इपोच होते हैं, फिर उसमें एजेस होते हैं, उसमें लाइफ के मेजर इवेंट्स हो रहे होते हैं। यहाँ पर जितना गिवन है बता देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी में ना पूरा का पूरा चार्ट गिवन है, इस पर ऐसे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। और जितने लोगों ने, जो लोग एग्जाम वगैरह क्लियर करते हैं बना भी करते हैं कि इसको याद मत करके जाओ, लेकिन जिनका आई थिंक ऑप्शनल होता है, दे हैव टू रिमेंबर दिस। आई थिंक, आई डोंट नो ज्योग्राफी ऑप्शन के बारे में। तो यही था, मैं तो मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा आपको इसको याद करना, बिकॉज इट बिकम्स वेरी टिपिकल, कौन सा एज ग्रुप कैसे कैसे याद करोगे। सो आई थिंक आई शुड से कि अवॉइड करो इसको। तो जियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिले थे मेघालय का जो मामला केव सिस्टम है, अभी मामला केव सिस्टम है ये पता होना चाहिए मेघालय में है। आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ। यार ये ना मुझे लगता है कि अपनी चॉइस से कर लेना, मैं इस पार्ट को बोलता हूँ क्योंकि याद करना है ये, और आपके एनसीईआरटी में गिवन है ज्योग्राफी की में, तो चाहो तो वहाँ से याद कर लो। ये लास्ट मंथ की जो जून की आई थी ना, उसमें कुछ एरर था, चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग का था, लानिना का कंप्लीट फुल फॉर्म इज दिस, स्पेलिंग चेक करने का था, ठीक है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। हमारा अब कल्चर वाला सेक्शन स्टार्ट होगा, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है और ईजी हैं। एंड कल्चर में से वैसे भी मतलब सब मना ही करते हैं कि करंट अफेयर वगैरह मतलब देख के चले जाओ, लाइक इफ़ यू आर लकी पिछले 2-3 सालों में 4 सालों में अगर देखते हैं तो कल्चर की मैगजीन वगैरह से, किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन से 2 क्वेश्चंस बने थे, बट स्टिल एक तो धोलावीरा वाला बना था, एक वो स्टैच्यू वाला एक क्वेश्चन बन गया था, बट वी हैव टू कवर इट, एक बार गो थ्रू करना होता है। तो पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे मिहिर भोज के बारे में, क्योंकि रिसेंटली एक राजा मिहिर भोज की स्टैच्यू अनवील की गई थी, हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को ना मिहिर भोज जी के बारे में पता करना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ जो गुर्जर प्रतिहार है ना उनके बारे में भी। तो स्टार्टिंग में हमें पहले गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ लेते हैं, देन वी विल रीड दिस पोर्शन मिहिर भोज जी के बारे में।
730 CE से 1036 CE तक गुजर प्रतिहार का रूल रहा था। प्रोमिनेंट रूलर्स आप लोगों ने नाम सुने होंगे, नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट टू, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और जसपाल। तो मिहिर भोज के बारे में हम लोग देखेंगे, इनकी स्टैच्यू अनवील की गई है बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीलर ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम। देखो इस तरह की चीज़ें ना आपको समझ में आने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले अपनी बुक्स पढ़ी हों। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इस मैगजीन को, इस टॉपिक को, तो उसको लगेगा यार ये चीज़ कहाँ मिलती है। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग, ठीक है। अपना एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी, एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एक बार सुन लो, जब अपना कवर करोगे तो एक बार वापस आके देख लेना। मेजर सिटीज़ उस टाइम में उज्जैन थी और कन्नौज थी। लिटरेरी रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं ऐहोल इंस्क्रिप्शंस में मिलता है, ह्यून सांग के ट्रेवलॉग्स में मिलता है, और जो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र थी उसमें भी इनका जिक्र मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने बड़े टाइटल मिले थे उनको, परमेश्वर का, महाराजा धीराज का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। जो राज्य था उसको भुक्ति में और भुक्ति को मंडल में, मंडल को सिटीज़ में और विलेजेस में डिवाइड किया गया था। विलेज को लोकल लेवल पर एडमिनिस्टर किया जाता था। कास्ट सिस्टम था, इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाती थी। पॉलीगेमी रॉयल के लिए थी और रिच क्लासेस। पॉलीगेमी मतलब होता है एक से ज़्यादा व्यक्ति से शादी करना। तो ब्राह्मणिकल रिलीजियस टाइम था लेकिन एक प्रोग्रेसिव एज थी, है ना। वैष्णवाज का ऑर्डर था, शैव, शक्ति, सूर्या, ये काफ़ी प्रोमिनेंट सेक्ट्स थे उस ज़माने के। ये मैं सब देख देख के पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं इसमें। और आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन होता था, यज्ञ वगैरह थे। चैरिटी टू रिलीजियस प्लेसेज काफ़ी दी जाती थी। आर्ट एंड कल्चर पर क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो रूलर्स थे उनको आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर बहुत पसंद था। उस टाइम पर विश्व रूप मिलते हैं विष्णु के टाइम से, है ना। शिव पार्वती की मैरिज के बारे में बहुत सारे प्रूफ्स मिलते हैं हमको। फीमेल फिगर है एक सुर सुंदरी। और उसके बाद ओसाई है, मॉडर्न डे आज की डेट में राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ पर बड़े अच्छे आर्किटेक्चरल वर्क मिलते हैं। हरिहरा टेम्पल था जो कि मारू स्टाइल में बनाया गया था। एंड जो ओसियान था वहाँ पर पंचतंत्र स्टाइल में भी हमको बहुत कुछ मिलता है, टेम्पल बिल्डिंग वगैरह। ग्वालियर में हमको तेली का मंदिर मिलता है जो कि शक्ति को, कल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। इस डायनेस्टी की एंडिंग हो गई थी 1036 में, और आपसी कुछ लड़ाइयाँ होती है, टर्किश इन्वेजन्स वगैरह भी हो रहे होते हैं इसलिए। जब हम बात करते हैं मिहिर भोज की तो 9th सेंचुरी में थे वो, इसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के रूलर थे और उन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया था 836 में। एंड उनको टाइटल मिला था अधिवरहा का। और अरब के एक मर्चेंट है सुलेमान, उन्होंने इनको कहा था ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुजर प्रतिहार एम्परर। एंड पोएट राजशेखर हैं, उन्होंने इनके बारे में, इनके कोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया भी है। मिहिर भोज की अगर बात करते तो उनकी इंस्क्रिप्शन हमको वरहा, दौलतपुर, काला, पावा, पहेवा, है ना, और इनके कंट्रोल के बारे में हमें मालवा, राजपुताना, मध्य देश वगैरह में पता चलता है। इसके अलावा इनका एम्पायर जो था वो कश्मीर तक जाता था। इस बारे में हम लोग को कलहन की जो राज तरंगिनी है वहाँ से पता चलता है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है और ये कल्चर वाली चीज़ें होती हैं। आई थिंक यहाँ से कुछ आपको पढ़ के जाओगे तो काफ़ी कुछ याद भी रहेगा। मिहिर भोज के बारे में मैप बिल्कुल देख सकते हो यार, आ जाते हैं क्वेश्चंस। कल्चर का ऐसा है ना, मतलब आपको पता होगा जिनके भी सिलेक्शन हुए, एवरीवन इज सेड कि इस टॉपिक पे कुछ नहीं कह सकते। लाइक अपने एनवायरनमेंट पढ़ा इससे पहले आप कह तो सकते हो कि हाँ यहाँ से कुछ आएगा, कल्चर में कुछ नहीं कह सकते। सो ये है कि जितना सामने है वो तो पढ़ ही लेते हैं, PYQs तो सॉल्व कर ही लेते हैं, बाकी फिर जब होगा वो देखी जाती है। 8.2 है हमारे पास श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में। तो रिसेंटली इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी और जो रामपा रेबेलियन था उसको 100 साल हो चुके हैं। तो कोई भी ऐसा रेबेलियन वगैरह होता है, कोई मूवमेंट होती है, उसको 100 साल हो जाते हैं तो सेलिब्रेशन काफ़ी होता है और UPSC की नज़र में वो चीज़ें रहती हैं आसपास में। तो इनका जन्म 1897 में हुआ था आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। 18 साल की उम्र तक इन्होंने अपना सारा सामाजिक जो सांसारिक जीवन था वो त्याग दिया था और वो एक सन्यासी बन गए थे। इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था हमारे भारत के इंडिपेंडेंस में। महात्मा गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। लोकल पंचायत के कोर्ट्स में उन्होंने जस्टिस की बहुत डिमांड करी थी। खादी पहनते थे और उन्होंने लोगों को मतलब बोला भी था कि आप भी खादी पहनो और ड्रिंकिंग वगैरह जो होती है उस सबको ड्रॉप करने की भी रिक्वेस्ट की थी। एक रामपा रिबेलियन हुआ था 1922 से 1924 में। क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत सारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी ना रामपा से और गुडेम हिल्स से, उनका एलिनेशन हो रहा था, उनको निकाला जा रहा था क्योंकि वहाँ पर आ गए थे मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। तो उन्होंने इस एरिया में फ्री मूवमेंट बंद कर दी थी और वो लोग ना जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं ना जंगलों से, अपना कुछ पेड़ की पत्तियाँ, लकड़ियाँ, उनका ग्लू वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जड़ें वगैरह, उन सबको ऊपर रोक लगा दी थी। तो एक उनका पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम था, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं उसको, हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, उसको इन्होंने बैन भी किया था इस पर्टिकुलर एक्ट ने। और वेटी वर्कर होते थे, है ना, अनपेड लेबरर्स, गोथी लेबर था, डेट बॉन्डेज वाला सिस्टम था, कूली लेबर का, इन सबको उन्होंने एक्सप्लॉइट बहुत किया था।
तो एक मुट्टादार होते थे वहाँ के विलेज के हेड, उनकी पावर छीन ली गई थी। तो इस कारण से फिर रेम्पा रेबेलियन निकल के आया था, इसको बोलते थे मन्यम, है ना, मन्यम रेबेलियन भी, मतलब फॉरेस्ट एरिया का। तो मन्यम वीरुडू बोलते थे, हीरो ऑफ द जंगल्स होता है मन्यम वीरुडू। 1922 में इन्होंने मूवमेंट लॉन्च की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड पहला जो सच इस तरह का अटैक था वो था चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर, जो कि विशाखापट्टनम में था। 1924 में पकड़े गए थे एंड ही गॉट मार्टियर्ड ऑल्सो। एंड कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर भी थे। ये देखो इस तरह की चीज़ें ना आ जाती हैं एग्जाम में, तो ये सब चीज़ें इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दी थी कि कल को आप जब रिवाइज करोगे तो आप ये पॉइंट्स ना भूलो। बाकी गुरिल्ला मूवमेंट से काम करते थे, आदिवासी ऑर्गेनाइज किए थे, है ना, ट्रेडिशनल वेपनरी का इस्तेमाल करते थे, मॉडर्न वेपन्स के लिए इन्होंने कोशिश की थी और पुलिस स्टेशन पर अटैक भी किया था। ही डिड सो मेनी थिंग्स। तो ये लोग हैं हमारे देश के, काफ़ी लोग हैं हिस्टोरिकली, बहुत ग्रेट पीपल थे। वी हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस पीपल। इसलिए यूपीएससी इन पर बहुत ध्यान देता है, क्योंकि हमारे देश के इतिहास में इन लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमें पता भी नहीं है, अब ये नाम भी आपने कितनी बार सुना होगा, तो बट ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन। मतलब आप देखो ना, इनकी जो ये मूर्त भी बनाई हुई ना, ये भी कितनी एम्पावर्ड है, मतलब लुक्स वेरी अट्रैक्टिव सी कोई पर्सनैलिटी रही होगी, जिनका कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा, विजडम बहुत हाई रहा होगा। मतलब 18 साल की उम्र में अगर आपने वर्ल्डली प्लेजर्स को रिनाउंस करके आप सन्यासी बन गए हो, तो कोई बहुत ही मजबूत मन होता है, वही कर सकता है, कमज़ोर मन नहीं कर सकता ये सब। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 8.3, बास्टिल डे एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1815 तक का। ये वाला टॉपिक मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक की रेलेवेंस ना बहुत हद तक आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की है। तो आप वो जब अभी यहाँ पढ़ोगे, समय बिताओगे, यहाँ पे मैं पूरा आपको समझाऊंगा, भूल जाओगे, कोई पॉइंट नहीं है। तो क्यों उस पर समय बर्बाद करें, क्योंकि ये ना वर्ल्ड हिस्ट्री ना बहुत कम पूछी जाती है। लास्ट क्वेश्चन कब पूछा गया था आप देख लेना मेंस के PYQs में, तो उसको उसके हिसाब से पढ़ो। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है सिर्फ, इसमें आपको मेजरली उसकी टाइमलाइन का पता होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या था, वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट था। तो इन चीज़ों को जब अपना पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो ना, बहुत छोटी सी है, 3 दिन में आप पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के ख़त्म करके साइड रख सकते हो। उसी टाइम पे पढ़ना, इन चीज़ों में यहाँ समय बर्बाद मत करना। बस ये ध्यान रखना, अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी थे ना, तो वो फ्रांस के अंदर ना एक बेस्टिल डे की परेड होती है, वहाँ पर वो गेस्ट ऑफ ऑनर बन के गए थे, तो इसलिए टॉपिक न्यूज़ में आया था। बस तो इसको वहीं पे पढ़ना अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स में, यहाँ पर समय बचा लेना। टॉपिक नंबर 8.4, कल्चर का न्यूज़ इन शॉर्ट, द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। अनुभव मंडप, रिसेंटली दिल्ली में जो प्रगति मैदान पर इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है ना, उसका नाम दिया है भारत मंडपम। तो भारत मंडपम का ओरिजिन तो लॉर्ड बसवेश्वरा का जो अनुभव मंडप था ना, वहाँ से आया था। तो अनुभव मंडप उस जमाने वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट था। वहाँ पर शरणर्स होते थे, पोएट वगैरह होते थे, और प्रभुदेवा वहाँ पे बड़े ग्रेट योगी थे, वॉज अ प्रेसिडेंट, है ना। मेंबर्स वगैरह जो थे दे वर नॉट इलेक्टेड, लेकिन उनको नॉमिनेट किया जाता था हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये प्रगति मैदान, आई हैव बीन टू दिस प्लेस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन दिल्ली। जाओ तो देखना। जैसे बहुत सालों पहले मैं लास्ट में बुक फेयर में गया था प्रगति मैदान में, 4 साल पहले, एंड दिस टाइम आई वेंट 2023 में भी। इट हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब सबको विजिट करना चाहिए, जो भी लोग दिल्ली और उसके आसपास के भी हो, या फिर कभी नहीं भी होता ना, एवरीवन शुड विजिट दिल्ली। 1 सप्ताह का ट्रिप बनाओ, 1 सप्ताह में दिल्ली पूरा कवर करो। और जो लोग दिल्ली में रहते हो ना, ORN वगैरह में रहते हो, या फिर जहाँ भी आप रहते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, वीकेंड्स के ऊपर ना, या फिर वीकेंड्स पे भी नहीं तो किसी भी दिन ना, इन जगहों पे जाके थोड़ा घूम के आ जाया करो, वो रिलैक्सेशन ज़्यादा बेटर रहेगा। मेट्रो होती है, बहुत चीप ट्रैवल होता है। आई नो स्टूडेंट जो होते हैं वो अर्न नहीं कर रहे होते, तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। डू नॉट गो फॉर द लग्जरी विजिट्स, गो फॉर दीज वेरी इकोनॉमिकल विजिट्स होती हैं। मेट्रो से जाओ, मेट्रो से आओ, हर जगह पर मेट्रो है, हर पर्टिकुलर प्लेस पे। दिल्ली में आप जहाँ भी जाओगे, इट्स वेरी इजी टू गो एंड लुक एट राष्ट्रपति भवन जाओ, ठीक है, UPSC भवन है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन है बंगला साहिब के सामने। गो एंड जस्ट विजिट दिस प्लेसेस। इंडिया गेट के पास चले जाओ थोड़ा बहुत। ये चीज़ें ना आपको बहुत फ्रेश करेंगी, और ये गवर्नमेंट से कनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो जो लोग एग्जाम क्लियर करके, मतलब होम मिनिस्ट्रीज वगैरह भी जा सकते हो आप लोग, है ना। राजपथ वाला जो एरिया, राजपथ तो नाम भी नहीं है उसका अब, लेकिन उस एरिया में जाओ, वॉक इन देयर, है ना, मिनिस्ट्रीज के आसपास देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा यार यहाँ पे कल को काम करना। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये जो किक करते हैं ना आपके माइंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन तो मतलब कमाल की चीज़ है, यू मस्ट विजिट। देन वी हैव पोरपनई कोट्टाई साइट। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें मिली हैं। गोल्ड स्टड, बॉन मिला है, कार्नेलियन का एक बीड मिला है। संगम एरा को बिलोंग करता है। संगम एरा का पीरियड जो था वो 6th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी CE तक था। एंड संगम आपका पूरा टॉपिक है एंशिएंट के अंदर, ठीक है। तो पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, इसमें तो दो लाइन में लिखा हुआ है, बट इट्स अ बिग टॉपिक। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक वीविंग इंडस्ट्री हुआ करती थी इस रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये साइट का बस थोड़ा नाम याद रखिएगा, और वीविंग इंडस्ट्री का नाम याद रखिएगा। संगम एज में पाई जाती हैं। ये 3 कीवर्ड्स याद रखने इस टॉपिक में से।
टंकई एक शिप को बनाने का तरीका होता है, तो उसमें ना लकड़ियों के प्लैंक्स को ना आपस में स्टिच करते थे, तो उसमें कील का इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि लकड़ियों को स्टिच कर देते थे आपस में। बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी ने मिलकर ना एक प्रोजेक्ट को रिवाइव किया है। तो उस प्रोजेक्ट में ये लोग 2000 साल पुरानी ये टेक्निक है, इसको रिवाइव करना चाहते हैं। तो इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, है ना, और मतलब जो सैंड बार वगैरह से टकराने से ना शिप का नुकसान नहीं होता था। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ थी। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, प्रधानमंत्री जी ने जो संथल ट्राइब के लोग थे ना, उनको हुल दिवस पर अपनी शुभकामनाएं उनको दी थी, एंड कि भाई वो संथली लैंग्वेज के अंदर ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 है, उसमें 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हम लोगों ने संथली को ऐड किया था, और उसके साथ बोडो, डोगरी, मैथिली, ये 4 भाषाएं थी जिनको ऐड किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली। ओल्ड चिकी को 1925 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और भारत में झारखंड और वेस्ट बंगाल में संथली बोली जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पूरा संथल रिबेलियन था ना 1855 से, ये पहला एक्सप्रेशन था जहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों ने बात की थी इस मामले में। तो क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट आ गया था ना, तो लोगों को बिरभूम वगैरह से, मनभूम के रीजन से हटाया जा रहा था। जमींदार्स का, पुलिस का, इन सब का मतलब के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब ये तो आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा। यू स्टडी ऑल दिस थिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड डू नॉट स्किप दिस पार्ट। कुई लैंग्वेज, ये कीवर्ड पहले आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो कुई करके आया था। तो ओडिशा का जो कैबिनेट है, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो कुई लैंग्वेज है ना, आप इसको 8th शेड्यूल में ऐड कीजिए। 8th शेड्यूल में राइट नाउ 22 लैंग्वेजेस हैं, हम लोगों ने ऊपर देखा भी था अभी राइट नाउ। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग भाषाएं इसमें ऐड की गई हैं, एंड सबसे शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में इसमें और ऐड करके टोटल 8 लैंग्वेजेस और बाद में भी ऐड की गई थी। जैसे 22nd अमेंडमेंट था 2003 में, तो ये हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस टॉपिक में देखा, है ना। उससे पहले फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भी आई थी। तो जब ओडिशा कैबिनेट ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करता है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस तरीके से 8th शेड्यूल में ऐड किया जाएगा। लेकिन पहले 2 कमिटीज़ थी, पाहवा कमेटी और सीताकांत मोहपात्रा। उन्होंने कहा था कि भाई ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इवॉल्व नहीं हो पाया था। तो अगर कोई भी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आती है ना, तो गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है उस लैंग्वेज को डेवलप करने का। साहित्य अकेडमी में उनकी बुक्स की ट्रांसलेशन हो जाती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। पार्लियामेंट की डिबेट्स में उस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका इस्तेमाल हो सकता है। RBI अपनी करेंसी के नोट की डिनोमिनेशंस पर उस भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इट्स गुड। जो पीपल कौन होते हैं, देखो अब ये जो टॉपिक होते हैं ना, इनमें बस ऐसे नाम पढ़ के जाना पड़ता है आपको। अच्छा, चीन, कुकी, मिज़ो, है ना, तो ये म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। और बहुत सारी सब ट्राइब्स होती हैं, चिन, कुकी, मिज़ो, लुशई, जोमी, पैतेई, मार, रालते, पवी। अब आपने नाम सुने होंगे कभी ना कभी, हो सकता है कि किसी मूवी में देखा हो, टीवी में देखा हो, या फिर आप कभी घूमने गए हो इसी एरिया के अंदर। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये लोग हैं, एंड ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये लोग माइग्रेट कर किया इन्होंने चाइना से और तिब्बत वगैरह के आसपास, फिर म्यांमार में आके सेटल हुए थे। तो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग। केर पूजा, ये त्रिपुरा के अंदर एक फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है। बस दैट्स इट, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद बस एक वीडियो और बची है, वो मैं कल पोस्ट कर दूंगा।